इस वीडियो में कंप्लीट करने में एंटायर क्लास 12 की डेरिवेशंस वाला पार्ट। बोर्ड एग्जामिनेशन में जो भी तुम्हारा डेरिवेशन आएगा इसी लेक्चर से आ रहा होगा। 90 मिनट्स के अंदर हम सारी डेरिवेशंस को कवर कर रहे होंगे एंड ये नोट्स में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, शोभित भैया के हैं। एंड मैं तुम्हें इस लेक्चर के एंड तक तुम्हें सारी डेरिवेशन याद हो जाएंगी, जो भी क्वेश्चन आएगा इसी से आएगा। सो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। प्रूफ करना है वेक्टर फॉर्म में, तो करते कैसे हैं? कूलम्स लॉ आपको पता होगा, दैट इज कूलम्स लॉ की बात करते हैं, दैट इज क्या होता है, k q1 q2 बटे r स्क्वायर, यही आपका कूलम्स लॉ होता है। बट हम इसे वेक्टर फॉर्म में प्रूफ करना चाहते हैं, तो करेंगे क्या यार? तो देखो, दो चार्जेस है, अगर मान लिया हमने एक प्लस q1 चार्ज है, एक प्लस q2 चार्ज है, दे आर एट अ डिस्टेंस ऑफ r व्हिच इज अ, तो इनके बीच में फोर्स की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, k q1 q2 बटे r स्क्वायर। बट अगर हम बात करें इस प्लस q1 चार्ज की, तो क्या हो रहा होगा, इस प्लस q चार्ज की वजह से क्या हो रहा होगा, इसमें फोर्स लगेगी, किसकी वजह से, q2 चार्ज की वजह से। तो हम इस पे क्या लिखेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस चार्ज q1 ड्यू टू 2, तो F12 लिखेंगे। अगर इसके ऊपर फोर्स लिखना तो क्या लिखेंगे, F21, दैट मींस फोर्स ऑन 2 ड्यू टू चार्ज q1, यही है ना। अब अगर मुझे F12 निकालना है वेक्टर फॉर्म में, तो करेंगे क्या? अगर आपको पता होगा कि मुझे अगर फोर्स, तो ये होता, अगर फोर्स वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर क्या होता है, कोई भी वेक्टर की बात करते हैं तो दैट वेक्टर कैन बी रिटन एज मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन ऑफ इट। तो अगर मुझे फोर्स वेक्टर लिखना है तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर फोर्स वेक्टर लिखेंगे F12 दैट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, k q1 q2 बटे r स्क्वायर, यही तो हमारा मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अगर डायरेक्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अगर बात करें F12 तो कितना हो जाएगा, r1 माइनस r2 वेक्टर, r1 माइनस r2 का डायरेक्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड लिखा मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन ऑफ दैट। अब देखो ये r1 माइनस r2 क्या है, अब आपको एक चीज पता होगी, दैट इज अगर आप कोई वेक्टर है, लेट से कोई वेक्टर, हमने यहाँ भी आप देख सकते हो ये वेक्टर लिखा है, तो जो वेक्टर होता है वो क्या होता है, वेक्टर इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन ऑफ इट। तो आप डायरेक्शन को यहां से क्या लिख सकते हो, डायरेक्शन को आप लिख सकते हो वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ इट, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पर जो ये डायरेक्शन लिखा है, इस डायरेक्शन को क्या लिख सकते हो, दैट इज वेक्टर, वेक्टर क्या हो जाएगा, r1 माइनस r2 का वेक्टर, यही आपका वेक्टर हो जाएगा, मल्टी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ इट। तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, r1 माइनस r2 का मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं आप इस r को देखना, इस r को क्या लिख सकते हो, इस r का मतलब है इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी का मतलब क्या, r1 माइनस r2। अब r1 माइनस r2 लिख सकते हो, यही तुम्हारा मॉड का डिफरेंस होगा। अब इसका स्क्वायर लिख लो, r का स्क्वायर कितना हो जाएगा, r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। अब ये दोनों चीजें सिमिलर है तो आप इसे मल्टीप्लाई कर दो, कितना r1 माइनस r2 का होल क्यूब, एंड डायरेक्शन कितना हो जाएगा, r1 माइनस r2, ये चीज लिखी है तुमने ऑलरेडी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, F12 की बात करेंगे तो इस तरीके से तुम्हारा आ जाएगा वेक्टर फॉर्मेट में फोर्स। ठीक है ना, यही तुम्हारा कूलम्स लॉ का डेरिवेशन है वेक्टर फॉर्म में ना। इस तरह का तुम्हें 2 1 निकालना, 2 1 के लिए भी क्या करोगे, बस कुछ नहीं, बस यहाँ पर r2 माइनस r1 हो जाएगा, दैट्स इट। सिमिलर ऑब्वियसली इसी तरह फॉलो हो रहा होगा, तुमसे एक ही तुमको वहां पूछना है, सिमिलरली तुम इस चीज को भी लिख सकते हो ना। नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज योर वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड योर डाइपोल ऑन एक्सेस। मतलब आप पहले आपको समझाता हूं एग्जैक्टली डाइपोल होता क्या है। डाइपोल का मतलब होता है आपके पास एक प्लस क्यू चार्ज हो और एक माइनस क्यू चार्ज हो, एंड दे आर एट अ सर्टेन फिक्स्ड डिस्टेंस, जो कि मैंने मान लीजिए मैंने कहा 2l डिस्टेंस पे है, सेंटर से ये l डिस्टेंस पे है एंड ये सेंटर से इधर l डिस्टेंस पे है। तो इस पूरे अरेंजमेंट को हम कहते हैं डाइपोल। डाइपोल एग्जैक्टली है क्या, डाइपोल का आप बोल सकते हो कि 2 equal and opposite charges are held at a fixed distance, this is your called as dipole। तो आप डेफिनेशन देख सकते हो, we have two opposite charges separated by a distance 2l which makes it a dipole as a random point on the axis at distance of from the center of dipole। हम इसको यहाँ पर डाइपोल निकालते हैं। अब देखो कैसे डेरिवेशंस करेंगे इसकी। तो देखो यार, हमने आपको बता दिया दैट इज यहाँ पर माइनस क्यू दूरी पे एंड प्लस क्यू चार्जेस दोनों है l डिस्टेंस पे सेंटर से, एंड आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ए पे, एंड दिस ए पॉइंट इज कॉल्ड योर एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट का मतलब क्या है, जहां पर आपने इस तरीके से जिस लाइन ऑफ प्लेन में आपने चार्जेस को रखा है उसी प्लेन में आपका ये भी है, उसी एक्सिस में। ठीक है, तो एक्सियल पॉइंट में आपको निकालना है। तो हम इस पे करेंगे क्या, अगर मैं आपसे पूछूं इस पे ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, दैट विल बी व्हाट भैया, इसका मतलब होगा इस माइनस क्यू की वजह से फील्ड कितनी है प्लस इस क्यू की वजह से फील्ड कितनी है, इन दोनों ही चार्जेस की वजह से ए पॉइंट पे फील्ड जनरेट हो रही होगी। तो मैं इस ए पॉइंट पे फील्ड निकालने का मतलब है मैं इस माइनस क्यू की वजह से फील्ड निकाल दूं और प्लस क्यू की वजह से फील्ड निकाल दूं, तो मेरा आ जाएगा नेट फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल। यही मुझे काम करना चाहिए, यही करेंगे। तो हम क्या करेंगे, फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, अगर माइनस क्यू की फील्ड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको मैं बता देता हूं फील्ड होता क्या है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, दैट इज के क्यू बटे आर स्क्वायर। क्या होता है, के क्यू बटे आर स्क्वायर। फील्ड का फॉर्मुला होता है के क्यू बटे आर स्क्वायर, के मल्टीप्लाई बाय चार्ज विद द साइन एंड डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट, जहां से आपको इस चार्ज से उसकी दूरी जहां पर आप फील्ड निकाल रहे हो। ठीक है, वेट अ मिनट आपको बताता हूं। और नाउ अब बात करते हैं ई ऑफ माइनस क्यू, तो कितना हो जाएगा, दैट इज के मल्टीप्लाई बाय चार्ज कितना है इसका माइनस क्यू, मल्टीप्लाई बाय सॉरी डिवाइड में डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इस चार्ज की इस पॉइंट से दूरी, तो हमने कहा सेंटर से दूरी इस पॉइंट की और
जहां पर हम फील्ड निकाला दैट इज आर, एंड यहां से दूरी कितनी है एल, तो मैं टोटल नेट डिस्टेंस लिखूंगा तो कितना हो जाएगा आर प्लस एल, तो इसके लिए माइनस क्यू के लिए दूरी कितनी हो जाएगी आर प्लस एल, तो माइनस के क्यू बटे आर प्लस एल स्क्वायर। ये माइनस क्यों है भैया, क्योंकि यहाँ पर माइनस चार्ज था। ना बात करते हैं प्लस क्यू में, तो प्लस क्यू में क्या हो जाएगा के क्यू बटे, यहाँ पर आप देखो अगर मुझे ये दूरी निकालनी है, इस पॉजिटिव क्यू की दूरी इससे कितनी हो जाएगी, कंप्लीट आर है, कंप्लीट आर है। अगर इस पूरे में से इस डिस्टेंस को घटा दो तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी आर माइनस एल, एंड यही आपकी दूरी होगी प्लस क्यू की ए पॉइंट से, तो आर माइनस एल हो गया। नाउ अगर हम बात करते हैं ए पॉइंट में फील्ड की, तो क्या होगा, दैट फील्ड एट पॉइंट ए विच इज अ field due to dipole, which is a field due to dipole at axial point A, that will be due to minus q plus q। तो अब इन दोनों चार्जेस की फील्ड को आप ऐड कर दो, क्यों, क्योंकि आप फील्ड को जनरेटली ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ फील्ड को ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, फील्ड को आप एडिशन करोगे तो माइनस क्यू की बटी आर प्लस एल स्क्वायर, ये बस आपने डायरेक्टली लिख लिया ना। अब यहाँ से आपको करना क्या, कुछ नहीं, आप यहाँ से क्या करो, बस यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्या हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर एंड आर माइनस एल का होल स्क्वायर, फिर ये इसके साथ इधर चला जाएगा, इसके साथ इधर चला जाएगा, फिर आपको नॉर्मल सी कैलकुलेशन करनी है, नॉर्मल सी कैलकुलेशन आप यहाँ से करोगे तो यहाँ पर आपकी फॉर्मुला क्या आ जाएगा, 2k इंटू 2ql बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा आर प्लस एल एंड आर माइनस एल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी एंड होल स्क्वायर, तो है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये जो चीज आई है यहाँ पर आपको इस चीज याद रखनी है, दैट इज एक डाइपोल को आप लिख सकते हो टू, दैट इज मैं बताता हूँ आपको, डाइपोल का आप लिख सकते हो डायरेक्टली, दैट इज क्यू इंटू डी। क्या होता है डाइपोल का मतलब, क्या होता है दैट डाइपोल जो अगर पी वेक्टर से इसको डिफाइन कर गए हैं तो क्या होता है क्यू मल्टीप्लाई बाय डी, क्यू क्या है चार्ज ऑफ इट, डी क्या है डिस्टेंस ऑफ दैट। तो अगर हम बात करें उनकी भी, अगर चार्ज इनका क्या था, चार्ज इनका साइन की बात ना करें तो कितना है क्यू, एंड इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है दैट इज 12, क्यू इंटू 12। तो अगर आपको Q इंटू 12 कहीं दिखेगा, जैसे इस फॉर्मूले में आप सॉल्व करोगे तो आपको Q इंटू 12 यहाँ पर देख सकते हो 2QL आ रहा है, तो उस 2QL की जगह आप क्या लिख सकते हो, P लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो आप P। तो फॉर्मूला आपका क्या बन जा रहा है 2KP बटे 2KPR बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अगर आप इसी फॉर्मूले में अगर R की वैल्यू बहुत ज्यादा ले लो, मतलब इनकी जो बीच की डिस्टेंसेस है इसको कम लो, R बहुत ज्यादा दूरी पे है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, एल यहाँ पर नेग्लेक्ट हो जाएगा, एल यहाँ पर नेग्लेक्ट हो जाएगा, एल को जीरो मान लो, यहाँ पर हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा आर का होल स्क्वायर दैट इज आर की पावर 4, ऊपर भी आर तो कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 2kp बटे आर क्यूब आपका आ गया फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट अ एक्सियल पॉइंट, ठीक है यार। नाउ बेसिक सी चीजें आप देख सकते हो, मेरे आपको करना क्या, बेसिक आप फील्ड निकालो, बस फील्ड निकालो ड्यू टू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, एंड उसके बाद आप एडिशनल कर दो नॉर्मल, फिर नॉर्मल आपकी बेसिक मल्टीप्लिकेशन है, एंड उसकी जगह आपके पास जब 2q वाला आ जाएगा तो उसको डाइपोल फॉर्म में चेंज कर देना, देन उसके बाद आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब यहाँ पर एल बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू आर, तो आप यहाँ से उसको 2kp बाई आर क्यूब आ जाता है ना। नेक्स्ट आता है दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इक्वेटोरियल पॉइंट में, भैया इन दोनों में से एक तो सवाल आपका बन सकता है पेपर के अंदर। तो करना क्या है, बेसिक सी चीज क्या करेंगे, इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब बताता हूँ। इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब है जहां से हमने देखा कि अगर डाइपोल था भैया यहाँ पर सेंटर से एल डिस्टेंस पे थे, अब क्या करेंगे सेंटर से एल डिस्टेंस पे हम क्या करेंगे ऊपर जाएंगे, क्या करेंगे हम पहले एक्सियल पॉइंट पे जा रहे थे, अब हम ऊपर जाएंगे, बिल्कुल सेंटर से ऊपर जाएंगे, अब वहां पर फील्ड कितनी होगी वो कैसे निकालेंगे, बस वही काम आपको भी करना है। यहाँ पर माइनस क्यू प्लस क्यू की वजह से इस फील्ड निकालनी है इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट पे निकालेंगे कैसे, अब यहाँ पर आपका थोड़ा सा वेक्टर अच्छा सा होना चाहिए, तो करेंगे क्या, देख यार बेसिक सी चीज करते हैं, दैट इज फिर से वही करेंगे। अगर मैं कहूँ ये एल है, ये क्या है, अगर आपके पास देखा जाए ये एल होगा, ये एल होगा, ठीक है भैया ओके। हम फील्ड में अगर बात करें इस माइनस क्यू की इस पे निकालनी है तो ये डिस्टेंस हमें पता होनी चाहिए, ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए, तो हमने कह दिया ये जो टोटल डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस पे जा रहे हैं, आर डिस्टेंस पे जा रहे हैं, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दिस डिस्टेंस अगर पाइथागोरस यहाँ से लगाएगा तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये एल तुम्हारा ये आर, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर तुम्हारा निकल आएगा ये, ठीक है ना। अगर बात करें माइनस क्यू की वजह से फील्ड कितनी होगी, दैट इज के क्यू बटे डिस्टेंस होना चाहिए, दैट इज आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर बात करोगे के क्यू बटे आर स्क्वायर होता है तो ये रूट में है तो उसका स्क्वायर कर दोगे तो ये आ जाएगा। अगर बात करें प्लस क्यू की वजह से तो प्लस क्यू की वजह से भी क्या आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अब आ गया प्लस क्यू की वजह से भी आ गया आपका, ठीक है ना। अगर बात करें अब होगा क्या यार, अभी नॉर्मली आप इलेक्ट्रिक फील्ड आपका काइंड ऑफ डायरेक्टली ऐड ऐसे इस तरह इसको ऐड नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पर ये क्या होगा, इसकी वजह से फील्ड किस तरह होगी, इसकी वजह से अगर माइनस चार्ज की वजह से देखें तो माइनस चार्ज की वजह से फील्ड इस साइड में होगी, एंड अगर पॉजिटिव चार्ज की वजह से देखेंगे तो क्या होगा दूर जा रही होगी प्लस क्यू की। अब देखो प्लस क्यू की ऐसी जा रही है, माइनस क्यू की ऐसी जा रही है, तो बीच में नेट रिजल्टेंट कुछ ऐसा आ रहा होगा। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो आपको यहाँ पर यूज होता है दैट इज योर वेक्टर्स का फॉर्मूला, दैट वेक्टर्स का कंसेप्ट यूज होता है, जाकि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो उसका नेट रिजल्टेंट निकलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद आता है प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। तो अब यही आपको फॉर्मूला लगाना है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज 2 e1 e2 दैट इज a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab एंड cos थीटा, ठीक है। अब ये निकालेंगे कैसे, आपको बेसिक सी चीज करनी है, हम यहाँ पर अब आप यहाँ पर वेक्टर्स खेलो, तो यहाँ पर क्या लिखना है, आपने इसकी वैल्यू रख दी, आपने इसकी वैल्यू रख दी, दोनों चार्जेस आपने रख दिए, प्लस 2 इंटू
टू इंटू ई ऑफ माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, आपने ये भी रख दिया ना। अब आता है, अब यहाँ थीटा कितना रखेंगे भैया, यहाँ पर थीटा क्या होगा, ओके थीटा इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो यहाँ पर अगर आप बात करोगे, अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये इक्वल साइड तो इक्वल है, तो ये अगर ये आपका, ये आपने अगर क्यू माना तो ये भी क्यू होगा, एंड ये जो नेट वाली चीज होगी ये भी आप, ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी योर नेट, इसके बीच में कितना हो जाएगा, दैट विल बी योर 2q। अब ये 2q एंगल हो जाएगा, तो आप यहाँ पर बस बेसिक सॉल्विंग करनी है, आप बेसिक सॉल्व करोगे, इन दोनों को एडिशन करो, एडिशन करने के बाद यहाँ पे ये जो पूरी चीज है कॉमन निकल आ रही है, कॉमन निकाल लिया आपने, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा आता है। अब ये कॉस 2 1 प्लस कॉस 2 थीटा को आप लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका फॉर्मुला होता है मैथमेटिक्स में, आपको याद ही होगा ऑब्वियसली। अब बस इसको इससे रिप्लेस करोगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर रूट से चीजों को बाहर निकाल दो, तो आपका जो आखिरी में सॉल्व होके आता है दैट इज योर माइनस के बी बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखो एक बात बताते हैं, अगर हम बात करें cos थीटा कितना हो जाएगा, अगर यहाँ से cos थीटा की बात करेंगे, दैट इज cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना हो जाएगा L अपॉन हाइपोटेनस इज योर दिस वन, तो क्या होता है L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब बस आप यहाँ पर ये जो cos थीटा है, cos थीटा की जगह आप ये चीज cos थीटा की जगह आप ये रख सकते हो, दैट इज L बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब यहाँ पर रखोगे तो आपका ये फॉर्मुला इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना। एक मिनट, मैंने एक्चुअली में बनाना शेक पिया अभी जिम से आके तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की जगह आप क्या रख सकते हो, इस पूरी चीज को उठा के रख देना, समझ आया क्या। ये तो आपने मतलब cos थीटा की जगह आपने रख ही दिया है, एंड L बहुत कम होता है इन कंपेयर टू R, तो आप क्या करना है, फिर से एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दोगे एंड डायरेक्टली आपका माइनस के पी बटे आर क्यूब आ जाएगा, समझ आएगा इतनी चीज। नाउ नेक्स्ट आता है डेरिवेशन तुम्हारे पास, दैट इज अ टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ एक्सटर्नल फील्ड। तो यहाँ पर टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क का मतलब क्या होता है, दैट इज तुम्हारा कितना उसका बेंडिंग फोर्सेस कितनी लगेंगी। तो अब देखो क्या करोगे, होता क्या आपके पास, क्या रखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड में आपके पास डाइपोल रखा रहेगा, डाइपोल माइनस की प्लस की आपका डाइपोल रखा है 12 डिस्टेंस पे, अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है विच इज एट एन एंगल थीटा, तो टॉर्क कितना होगा यही बताना है। तो क्या करोगे, अगर हम बात करें, अगर माइनस क्यू चार्ज है तो इसके ऊपर फोर्स लगेगी इस तरीके से, इसके ऊपर फोर्स लगेगी इस वजह से, इस इधर साइड में माइनस की जैसे इस साइड लगती है, प्लस की इधर लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। अगर जो माइनस चार्जेस होते हैं उनके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट में डर लगता है, एंड प्लस क्यू में उसके साथ में लगता है। तो यहाँ पर दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगे, इसके ऊपर क्या हो जाएगा एफ माइनस क्यू, इसके ऊपर हो जाएगा एफ क्यू ना, आपने इसके लिए माइनस क्यू, इसके ऊपर क्यू ना। जो टॉर्क होता है, टॉर्क का मतलब होता है, टॉर्क का बेसिक मतलब है आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, आर क्या है, दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दैट, एंड एफ तुम्हारा होता है कितना फोर्स लग रहा है। तो आप देख सकते हो एफ, जो अगर एफ की बात करेंगे दैट विल बी एफ कितना हो जाएगा, अगर एक चार्ज की बात करें यहाँ पर कितना हो जाएगा, एफ विल बी व्हाट क्यू, एंड अगर डिस्टेंस की बात करेंगे, मैंने क्या बोला आपको, डिस्टेंसेस क्या होते हैं, दैट इज योर परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ इट। अगर कोई चार्ज है उसके ऊपर अगर एक के एक्सिस पे मान के आप इसका डिस्टेंस निकालो, कितना हो जाएगा, ये 12 है तो कितना हो जाएगा, दिस इज योर 12, तो कंपोनेंट निकालोगे तो कितना हो जाएगा 12 sin थीटा हो जाएगा। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम द एक्शन ऑफ फोर्स, दैट विल बी 12 sin थीटा। तो अब यहाँ से 12 sin थीटा, आप देखो फिर से मैंने वही चीज बताऊंगा, दैट इज आपने ऑलरेडी मैंने पढ़ा है, दैट इज जो आपका डाइपोल होता है, दैट इज 2ql। तो अब ये 2ql 2 यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ q हो गया, यहाँ पर l, 2ql की जगह आपके लिख सकते हो p एंड e sin थीटा आपका है। अब ये p e sin थीटा का मतलब है जब आपका p sin थीटा होता है तो आप इसको p क्रॉस e भी लिख सकते हो, आपका p क्रॉस e p sin थीटा ऑब्वियसली होता है, ठीक है। तो बेसिक आपको क्या याद रखना है, दैट इज अगर टॉर्क ऑन डाइपोल एक्सटर्नल फील्ड में आता है तो आप क्या रखोगे, डाइपोल रखा है माइनस की प्लस की, उसके बाद जो फोर्सेस लगती हैं जो नेगेटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगती हैं, एंड इसके ऊपर सेम डायरेक्शन में, एंड इसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दैट अगर आपने ये पूरी 12 डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 12 आ जाएगी, 12 sin थीटा, एंड आप डायरेक्टली फोर्स टॉर्क का फॉर्मूला होता है f क्रॉस डिस्टेंस ऑफ दैट परपेंडिकुलर वाला, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसी में देखो तुम्हारे पास क्या आएगा, p क्रॉस p e sin थीटा आया है, ठीक है। अब ये देखो नोट्स में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तुम उसको रीड कर सकते हो, एक्जैक्टली तुमको लिखना कैसे वो तुम देख लेना। अब p sin थीटा की बात करते हो तो p sin थीटा अब यहाँ पर स्पेशल केसेस बनेंगे। अगर मान लो sin थीटा कब क्या होगा, sin थीटा का ग्राफ एक्जैक्टली अगर आपको पता होगा तो ये किस तरीके से होता है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं मैक्सिमम कब अटेन होगा, मैक्सिमम विल बी अटेन एट व्हाट पॉइंट, मैक्सिमम अगर टॉर्क आपको जानना है तो कितने पे होगा, दैट इज योर 90 डिग्री पे आपका मैक्सिमम टॉर्क आ रहा होगा। एंड अगर बात करेंगे मिनिमा कितने पे आएगा, दैट इज 0, आप देख सकते हो 0 एंड पाई पे कितना होगा, 0 या फिर पाई एंगल में बात करेंगे तो कितना हो जाएगा। अगर हम बात करें sin थीटा जब 0 हो जाएगा तो टॉर्क 0 हो जाएगा, क्योंकि sin थीटा भी 0 है। अगर बात करें 180 डिग्री पे भी आपका sin थीटा 0 तो टॉर्क वहां 0 हो जाएगा। बट मैक्सिमम कितना आएगा, थीटा अगर 90 डिग्री में बात करेंगे sin थीटा sin 91 होता है, दैट मींस टॉर्क आपका pe sin 90 sin 90 is 1, तो टॉर्क आपका मैक्सिमम कितना हो सकता है, pe हो सकता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है आपका गॉस लॉ ऑफ वेरिफिकेशन। गॉस लॉ को वेरीफाई कैसे करेंगे, गॉस लॉ तो बहुत सारी डेफिनेशन कमेंट सेक्शन में लिखना, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गॉस लॉ। नाउ बात करते हैं गॉस लॉ की वेरिफिकेशन, तुम्हें कूलम्ब लॉ से प्रूव करनी आती है, तो करते कैसे हैं, पहले मैं तुमको गॉस लॉ बताता हूँ। गॉस लॉ की डेफिनेशन एक्जैक्टली है क्या, गॉस लॉ यू हैव इज जो फ्लक्स तुम्हारा फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज रिटन एज इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA दैट इज इक्वल टू Q इनक्लोज या फिर Q इनक्लोज टू द गॉसियन सरफेस अपॉन Q नेट इनक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यही तुम्हारा होता है, इसी को प्रूफ करना है। तो करेंगे क्या यार,
करेंगे क्या भैया, बताओ कैसे करेंगे। तो देखिए यार, सिंपल से बात हमको करेंगे ना, क्या देखो, गॉस लॉ वी नो दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्लोज सरफेस इज 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ चार्ज इनक्लोज इनटू इट। बेसिक चीज लिखना, वेरीफाई आपको क्या करना है कि जो वेरीफाई करना है, जब तक जो फ्लक्स इनक्लोज है, ये जो चीज है इसको वेरीफाई करना। तो मैं बेसिक से आपको एक बात बताता हूँ, अगर बात करते हैं फ्लक्स की, तो फ्लक्स एक्जैक्टली होता क्या है। फ्लक्स अगर मैं बात करता हूँ तो ये चीज तो आपको पता है, गॉस लॉ की भी हम जिक्र नहीं करें, तो गॉस लॉ की जिक्र नहीं करें तो नॉर्मल क्या होता है, ई डॉट डी ए कॉस थीटा, ये होता है तुम्हारा ई डॉट डी ए, ठीक है, ये आपका होता है फ्लक्स की बेसिक डेफिनेशन या लिमिट डेफिनेशन कैलकुलेशन के टाइम पे ना। अब बात करते हैं, तुम एक मानो अगर तुम्हारे पास, तो हमें क्या करना है, एक चार्ज क्यू लेना है एंड उसकी वजह से तुम्हें क्या निकालनी है, फील्ड निकालना। चार्ज क्यू की वजह से फील्ड निकालो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी इस तरह निकलेगी, चार्ज क्यू की वजह से क्या होगा, प्लस क्यू की वजह से ऐसे निकलती है बाहर की तरफ, तो ई निकलेगी, ठीक है। अगर हम एक फ्लक्स की बात करेंगे, अगर मैं इसमें गॉसियन सरफेस या फिर कोई गॉसियन सरफेस छोड़ो, अगर मैं एक स्फेरिकल फॉर्मेट में मानूं तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, इसके परपेंडिकुलर निकलेगी चार्ज। अगर मैं बात करूं स्फेयर के फॉर्म में, तो बाहर बाहर निकलेगी, परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ पर जो एंगल होगा दैट इज डी ए, डी ए की बात करेंगे दैट इज जो एरिया होगा, तो वो क्या होगा, एरिया एंड फील्ड यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर है, सॉरी मतलब इनके बीच में एंगल जो है कितना है, 0 डिग्री का है। तो यहाँ पर ई डी अगर कॉस थीटा की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। अगर ई डी एस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रल ऑफ डी एस। इंटीग्रल ऑफ डी एस का मतलब क्या है, बेसिक छोटे एलिमेंट की भी हमने बात की, छोटे एलिमेंट की वजह से कितना फ्लक्स होगा। फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट डी कॉस थीटा। तो हमने यहाँ पर देखा जो कॉस थीटा आ रहा है दैट इज थीटा दैट इज जीरो, क्यों, क्योंकि जो डी ए दैट इज डी ए सिमिलर टू एस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो थीटा एंगल 0 आ रहा है ना। अगर बात करें ए डॉट डीएस, अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आपके, मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप एक स्फीयर के फॉर्म में अगर आर डिस्टेंस पे जाके चेक करोगे, आर डिस्टेंस पे यहाँ चेक करो, चाहे यहाँ चेक करो, चाहे यहाँ चेक करो, चाहे यहाँ चेक करो, कहीं भी जाके चेक करोगे, आर डिस्टेंस पे जो तुम्हारी फील्ड होगी दैट विल बी सिमिलर, इक्वली होगी। क्यों, क्योंकि भैया चार्ज सिमिलर है, आर भी सेम है, तो के क्यू बटे आर स्क्वायर होता, तो क्यू भी सेम है, आर भी सेम है, तो फील्ड यहाँ पर हर जगह बराबर होगी, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल सकते हो। तो अब एक क्लोज इंटीग्रल ऑफ डीएस होगा, मतलब पूरे डीएस को आप इंटीग्रेट करो, मतलब छोटे छोटे जो एरियाज है पूरे इसको इंटीग्रेट करो, तो पूरे सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर हो जाएगा। तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो आप फ्लक्स पूरा इसको पूरे फ्लक्स टू क्या लिख सकते हो, इंटू 4 पाई स्क्वायर। अब इंटू 4 पाई स्क्वायर है ना। नॉर्मली नॉर्मली आप यहाँ से देख सकते हो, जो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ की बात करेंगे, तो कूलम्स लॉ से क्या होता है, कूलम्स लॉ से अगर मैं पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 1 बाई, या फिर कह सकते हो के क्यू बटे आर स्क्वायर, के की वैल्यू कितनी होती है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी हो कैसे रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कूलम्स लॉ से निकालते हो तो तुम्हारी ये है। अगर तुमने बेसिक लिमिट डेफिनेशन में इस तरह किया, तो अब यहाँ पर इसकी बस वैल्यू रख दो। अगर तुमने यहाँ पर बस वैल्यू रख दी तो कितना होगा, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर इंटू ई ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ तुमने ये चीज रख दी सिंपली ना, पुटिंग इन द इक्वेशन 1 आपने इस चीज को रख दिया ना। एग्जैक्टली आप यहाँ इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, क्यू इनक्लोज क्या बता रहा हूँ, मतलब फ्लक्स कितना हो जाएगा, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज इनक्लोज इनटू इट दैट इज योर क्यू। सिंपल सा चीज था, बस आपको करना क्या है, चार्ज उठाओ, उसको स्फीयर के फॉर्मेट में मानो कि हाँ स्फीयर से डिस्टेंस पे जाके चार्ज निकालना है, बस सिंपल सी चीज है, ठीक है। नाउ आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट लाइन और लॉन्ग चार्ज कंडक्टर। बेसिकली आपके पास अगर कोई पास इस तरह का चार्ज है, ठीक है, एक लीनियर चार्ज डेंसिटी है, आपको इस तरीके से इसमें आपको फील्ड निकालनी रहती है, ठीक है, फील्ड निकालनी है यूजिंग द गॉस लॉस। करेंगे क्या, मैं आपको बेसिक गॉस लॉ से कराता हूँ, ठीक है। पहले तो गॉस लॉ से कराऊंगी, डायरेक्टली करा देता हूँ, चलो गॉस लॉ से कर लो। गॉस लॉ से पहले आप पढ़ लेते हैं एक्जैक्टली कैसे लिखा, कैसे लिखना है वहाँ पर। इलेक्ट्रिक फील्ड टू स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर आपको निकालना है, या फिर स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट लाइन ऑफ डेंसिटी के लिए भी आता है। तो करेंगे क्या, आपको करना क्या, अगर मैंने बताया दैट इज आप इसको गॉसियन सरफेस बनाओ। गॉसियन सरफेस बनाने का मतलब, इफ यू हैव दिस, आप मेरे को देख सकते हो, अगर ये पेंसिल मेरे पास है, आप देखो कैमरे वाली साइड में, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जानना है, मैं इसके बिल्कुल ऐसे सिलेंड्रिकल सरफेस बनाऊंगा। सिलेंड्रिकल सरफेस बनाने से होगा क्या एक्जैक्टली, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे 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 करके बिल्कुल इस तरीके से निकल रही होंगी हर साइड से। तो यहाँ पर जो जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, तो हमने क्या इस तरह बना लिया गॉसियन सरफेस, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से कुछ निकल रही है बाहर की तरफ, आपने देखा इसमें ना। तो अगर हम बात करेंगे दैट इज योर फ्लक्स कितना होगा, अगर टोटल फ्लक्स हम बात करेंगे टोटल ड्यू टू दिस विल बी व्हाट। मान लिया हमने यहाँ से ऊपर वाले सरफेस से भी कुछ निकल रहा होगा, ठीक है, हमने मान लिया नीचे वाले सरफेस से भी निकल रहा होगा, और दिस ड्यू टू दिस कर्व सरफेस से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही होंगी। तो फ्लक्स हमारा अगर कैलकुलेट करना होगा इसकी वजह से, तो कितना होगा, बस अभी हम पहले, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो आप पहले फ्लक्स निकालो, फ्लक्स निकाल लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आराम से निकल जाएगी, ठीक है। तो फ्लक्स निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स आपने निकालने के लिए आपने क्या किया, फ्लक्स ड्यू टू सेकंड सरफेस, फर्स्ट सरफेस एंड दिस योर थर्ड सरफेस। तो अगर बात करेंगे इस वाले में, देखो डी एरिया ऐसे है, डी एरिया आपका अगर बात करेंगे सिलेंडर सरफेस अगर बनाओगे तो डी एरिया ऐसे परपेंडिकुलर होगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो ऐसे इस तरीके से निकल रही है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 है। तो अगर हम बात करेंगे इन वाले सर्फेसिस के लिए, जो ये वाले हैं बिल्कुल ये नीचे सपत वाले बैठे हैं, इनकी वजह से क्या होगा, इनमें डी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है दैट इज योर कॉस 90 हो जाएगा, जहां पर थीटा 90 हो जाएगा। तो इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, तो मतलब इसके
परपेंडिकुलर है एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो इनकी वजह से जीरो हो जाएगा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंक्लूड हो रहा होगा या फिर बन रहा होगा, दैट विल बी ड्यू टू व्हाट, दिस कर्व सरफेस वाली की वजह से। तो हम इसकी वजह से क्या लिख देंगे, फर्स्ट सरफेस की वजह से जीरो, सेकंड वाले की वजह से जीरो क्योंकि परपेंडिकुलर आ रहा है, थर्ड वाले की वजह से निकलेगा दैट इज क्योंकि जीरो एंगल पे है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड डीए वेक्टर भी तुम्हारा इसके साथ में है ना। तो अब ये ई डॉट डी ए कॉस, अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर निकालेंगे दैट इज योर फ्लक्स कितना आ जाएगा, ई इंटू ए, ई इंटू ए। अब ई इंटू ए क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय एरिया या फिर पूरा कंप्लीट एरिया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देख सकते हो, अगर आर डिस्टेंस पर आप जाके देखोगे तो सिमिलर ही आएगी, क्योंकि समझा कर बात को, क्योंकि बटे वही एक स्मॉल एलिमेंट के लिए भी देखोगे तो ठीक है। एरिया कितना हो जाएगा, दैट इज 2 पाई आर एल, कितना आ गया एरिया, कितना हो जाएगा पूरा कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर कितना होता है 2 पाई आर एल। तो आपका फ्लक्स यहाँ पर कितना आ गया, ई इंटू 2 पाई आर एल। नाउ अब अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ देखते हैं, तो गॉस लॉ में क्या होता है, गॉस लॉ क्या कहता है, फ्लक्स इनक्लोज इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ गया, क्यू कितना आ गया, क्यू ई इंटू 2 पाई, क्यू बता रहा हूँ मतलब फ्लक्स कितना आ गया, ई इंटू 2 पाई आर एल, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू क्यू इंक्लूज कितना हो जाएगा, एक होता है लैम्डा, लैम्डा क्या होता है, लैम्डा होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज कंप्लीट चार्ज बटे लेंथ, पर चार्ज पर यूनिट लेंथ को आप क्या बोलते हो, लैम्डा। तो अब यहाँ से क्यू क्यू को कितना लिख सकते हो, लैम्डा इंटू एल लिख दिया, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, आपने इस चीज को पूरा इधर एल एल कैंसिल हो गया, इस चीज को इधर नीचे उतार दिया तो कितना हो गया 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ अ स्टेट कैरिंग कंडक्टर की वजह से हो गया, ठीक है। अब अगर आप इसका भी ग्राफ देखोगे तो ग्राफ कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बटे आर में तो कितना हो जाएगा, ये 1/r के इनवर्स रिलेशन रखता है, तो इस तरीके से आपका ग्राफ भी आ जाएगा। आई होप चीजें समझ आ रही होंगी, आई डोंट नो, मेकिंग फॉर द फर्स्ट एंड डेरिवेशन पार्ट, तो चीजें समझ आ रही होंगी आई होप, ठीक है। नाउ थोड़ा मैं इंतजार कर लूँ, मैं एडिट नहीं कर पाऊंगा, लेट मी जस्ट ड्रिंक वाटर एंड देन कम बैक अगेन। We don't have an editing team and all. I need to do that in the night. अभी के एक बज चुके हैं, कोई एडिट नहीं होगा बीच में, तुम भी जाओ खाना पानी वानी पी लो, फिर करते हैं आगे की बातें ना। अब आता है यार कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट। इनफाइनाइट प्लेन शीट कहने का मतलब क्या है, तेरे पास होगा क्या नाम है शीट, इस तरीके से शीट होगी, ये इसमें प्लस चार्ज ऐसे होंगे। अब इनकी वजह से तेरे को फील्ड निकालनी, क्या निकालनी है, फील्ड निकालनी है। अब ये कैसे करेंगे, तो सिंपल सा काम है, क्या सिंपल सा काम क्या है, चलो पढ़ते हैं। तो अब देखो मैं देता हूँ दैट इज इनफाइनाइट शीट का मतलब क्या है, देखो इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज प्लेन शीट विद यूनिफॉर्म सरफेस डेंसिटी सिग्मा, ठीक है ना। अब इसकी वजह से होगा क्या, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगे। अब कैसे निकलेंगे वही कैलकुलेट करते हैं। तो देखो यार यहाँ पर हमने बना लिया एक पूरा बहुत बड़ा सा प्लेन में ऐसा, मतलब अब देखो चार शीट, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस बहुत बड़ा सा है, तो बहुत बड़ा सा गॉसियन सरफेस बनाना है नॉट दैट मच पॉसिबल फॉर अस। तो हमने कहा कि एक सिलिंड्रिकल सरफेस इसके लिए बनाते हैं, छोटे वाले के लिए निकालते हैं, फिर उसका बस एक मतलब उसको फिर लीनियर चार्ज डेंसिटी उन सब में फंसा के, मतलब सिग्मा में फंसा के कर लेंगे, ठीक है। तो देखो क्या हम करते हैं कि पूरे के लिए निकालना मुश्किल आ रहा है, पूरे के लिए क्वेश्चन सरफेस बनाना मुश्किल, हमने कहा छोटे के लिए बना के देखते हैं क्या आता है, फिर उसके अकॉर्डिंगली देख लेंगे ना। ड्रॉ गॉसियन सिलेंडर एरिया ऑफ रेडियस आर का हमने बनाया, ठीक है ना। अब ये तुम्हारा गॉसियन सरफेस बना दिया। अब इसी की वजह से देखो इससे फील्ड लाइन कितनी निकल रही होगी, अब ये कैलकुलेट करना है। एक बात बता, फील्ड लाइन कैसी निकलेगी, फील्ड लाइन कैसी होगी, एक तो आपके पास इस तरीके की होगी, मैं आपको डायग्राम बनाता हूँ, तो सबर रखो, जाना नहीं कहीं, ऐसे 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 ना, तीन सरफेसेस होंगी, देखना इधर ध्यान से देखना, एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, फर्स्ट सरफेस, दिस इज योर सेकंड सरफेस एंड दिस इज योर थर्ड सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तुम्हारी ऐसे ऐसे निकल रही होंगी, क्योंकि अगर इस तरीके से सिग्मा चार्ज है, मतलब ऐसे कोई प्लेन है तो ऐसे ऐसे निकल रहा होगा, ऐसे ऐसे निकल रहा होगा ना, ऐसे ऐसे तो निकलेगा इससे तुम्हारे अगर चार्जेस है। तो बता अब इस केस में क्या होगा, इस केस में तुम्हारा एरिया वेक्टर ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अब कौन से वाले एरिया वेक्टर के साथ 0 डिग्री बना रही है, सेकंड और फोर्थ सरफेस के साथ, थर्ड वाला, या फिर अगर बात करेंगे कर्व्ड सरफेस वाले की बात जब करना स्टार्ट करोगे तो डीए वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, डीए वेक्टर ऐसा है, तो उनके बीच में एंगल कितना होगा 90। तो मतलब तुम्हारा ये कर्व सरफेस इस बार नहीं फ्लक्स में कंक्लूड कर रहा होगा, जो तुम्हारा फर्स्ट एंड सेकंड सरफेस, ये जो नीचे वाले कोन तपाई वाले जो भी है नीचे वाले, वो तुम्हें कंक्लूड कर रहे होंगे। मैंने क्या बोल दिया मुझे खुद भी नहीं पता। नाउ फर्स्ट एंड सेकंड कर रहे होंगे तो ईडीए डॉट कॉस थीटा एंड ये कॉस 90 होगा तो 0 होगा, ई डॉट डी आ गया। अब डी कितना हो गया 2 ये,
ठीक है, अब ये 2 ए आ गया, दैट मीन जो तुम्हारा फ्लक्स आ रहा है 2 इंटू ए। अब एरिया की बात करोगे तो एरिया तुम यहाँ पर डायरेक्ट निकाल सकते हो, पाई आर स्क्वायर से तुम्हारा एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर फ्लक्स की बात करेंगे तो फ्लक्स आप क्या देख सकते हो, क्यू इंक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू इंक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर अगर यहाँ पर देखो एक शीट के फॉर्म में है तो आप क्या लिखो, शीट यहाँ पर क्या हो जाएगा, चार्ज डेंसिटी पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पर क्यू बाई ए होता है, तो यहाँ से क्यू की वैल्यू क्या लिखते हो, क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा इंटू क्यू की वैल्यू सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ जो आपने फ्लक्स निकाला तो कितना था, 2a था, 2a क्यू सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर क्या कर सकते हो, E इज इक्वल टू सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया आपका फ्लक्स थ्रू अ शीट। फ्लक्स अगर आपको फ्लक्स बता रहा हूं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो आपको शीट की जैसे, तो कितना आता है, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। दैट मींस व्हाट, डज इट डिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है क्या, डिस्टेंस पे डिपेंडेंट होगा क्या ये, मतलब अगर आप इस पॉइंट पे निकालो चाहे इस पॉइंट पे निकालो चाहे इस पॉइंट पे, जो फ्लक्स आपका आ रहा होगा वो दैट विल बी फ्लक्स बता रहा हूँ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी सिमिलर होगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिमिलर। मैं फ्लक्स फ्लक्स नहीं बोल दे रहा हूँ बार बार, सॉरी फॉर इट। नाउ बात करते हैं, कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, फाइनली डन विद द फर्स्ट चैप्टर। बात आती है सेकंड चैप्टर के ऊपर, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द कैपेसिटेंस। चलो बताना क्या है, पोटेंशियल निकालना है एंड डेरिवेशंस है। तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो देखो पोटेंशियल होता क्या है, पोटेंशियल तुम्हारा सिंपल सा मतलब है, मान करो कोई चार्ज इन्फिनिटी पे रखा, कहीं पर चार्ज रखा, उसको उठाने में, उसको वहां से लाने में कितना वर्क डन किया गया, कितना वर्क डन किया है अपॉन में दैट चार्ज। पोटेंशियल अगर तुम्हें निकालना कुछ नहीं है, वर्क डन कितना किया गया उस पॉइंट को चार्ज, उसको लाने में, एंड अपॉन में उसका कितना चार्ज था, दैट इज हमने टेस्ट चार्ज क्यू नॉट मान लिया, तो कितना वर्क डन किया गया उसको लाने में, अपॉन में उसी का चार्ज को डिवाइड कर दो, दैट इज योर व्हाट, पोटेंशियल। सिंपल सा बात है, अभी बताते हैं। देखो बहुत मेजर कॉम्प्लिकेशन वाली चीजें रहती है, बट हम ऊपर से चीजें देख रहे हैं बहुत सारी, मैं जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए वो नहीं बोलना, बट तुम्हारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से तुम्हें क्या लिख के आना है वो बस बता रहा हूँ, ठीक है। अगर समझा नहीं पाऊंगा, बहुत समझाने की चीजें हैं, बट स्टिल वर्क डन अगर हमने मान लिया, अगर हमें पॉइंट, अगर हमें इस प्लस क्यू की जैसे हमें पोटेंशियल देखना है इस पॉइंट पे, तो क्या होगा, इस प्लस क्यू की जैसे पोटेंशियल इस पॉइंट पी पे क्या होगा, हमने कहा हम कोई चार्ज टेस्ट चार्ज क्यू नॉट लाएंगे इन्फिनिटी से, यहाँ पर कितना वर्क डन किया गया उसको देखेंगे, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन विल बी व्हाट, कितना एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा। अगर हम बात करें क्यू नॉट, अगर हमारे पास टेस्ट चार्ज है तो इनके बीच में अगर हम दूरी दे, इनके बीच में एक फोर्सेस लग रही होंगे, दैट इज पॉजिटिव चार्ज है तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक मतलब क्या रिपल्सिव फोर्स लग रही होगी, दैट विल बी व्हाट, के Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। अगर हमने मान लिया जो टेस्ट चार्ज है उसकी वैल्यू अगर हमने कूलम 1 कूलम मान के रखी, तो Q2 कितना हो जाएगा, 1 कूलम, तो कितना हो जाएगा के Q1 Q2 बटे r स्क्वायर, Q2 की वैल्यू हमने 1 कूलम मान ली, तो यहाँ पर Q यहाँ पर 1 रख दिया, ठीक है, सिंपल सा मतलब है। नाउ अगर अब हम बात करेंगे, दैट इज अगर तुम इस चार्ज को यहाँ पर लाना चाहते हो, दैट इज फोर्स इनटू dr एफ डॉट डी आर, क्यों, क्योंकि जो वर्क होता है वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट डी आर, तो फोर्स आपका के क्यू इनटू बटे आर स्क्वायर डी आर हो गया। एंड अगर बात करेंगे तो एफ डॉट डी आर कॉस थीटा होता है, दैट इज अगर कॉस थीटा की बात करें, कॉस थीटा आपका कितना हो जाएगा, बिल्कुल अपोजिट लगा, कॉस थीटा आपका -1 हो गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब यहाँ से के क्यू यहाँ पर कॉमन ले लिया आपने, 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा, कहाँ से पॉइंट पी पे लाना है आपको, इस चार्ज के करस्पॉन्डिंग में आर डिस्टेंस हो जाएगा, एंड इन्फिनिटी से ला रहे हो तो आपको आर से लेके इन्फिनिटी पे इंटीग्रेट मार दोगे, तो 1/r की वैल्यू 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/r, फिर आप वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर, तो 1 बाई इन्फिनिटी के करीब आपका 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर वर्क डन कितना हो जाएगा, के क्यू बटे आर, वर्क डन आपका कितना आ गया, चार्ज ब्रिंगिंग फ्रॉम दैट इज योर के क्यू बटे आर, यही आपका पोटेंशियल एट दैट पॉइंट है, ठीक है। नाउ अब उसी में आता है दैट इज योर पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। अब ये डाइपोल की जैसे पोटेंशियल कितना होगा, तो अपने डाइपोल की जैसे पोटेंशियल का मतलब क्या है, दैट इज अगर आपके पास माइनस क्यू है एंड दैट इज आपके पास सेकंड चार्ज प्लस क्यू है, तो ये माइनस क्यू प्लस क्यू की जैसे पोटेंशियल कितना होगा इस पॉइंट पी पे, यही आपको बताना है। तो करेंगे क्या, सिंपल सा मतलब है, यहाँ पर देखो पहली चीज है, जो पोटेंशियल वाले होते हैं डायरेक्टली दीज आर नॉट दी वेक्टर क्वांटिटीज, आपको ज्यादा डायरेक्शन के बारे में नहीं सोचना है, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली मैग्नीट्यूड वाइज ऐड करो, तो यहाँ पर पी पे पोटेंशियल कितना होगा, अगर हमको पोटेंशियल डाइपोल देखना, माइनस क्यू प्लस क्यू डिस्टेंसेस पे है, एल सेंटर से या फिर ए पे रख लो, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, इसकी वजह से पोटेंशियल प्लस इसकी वजह से पोटेंशियल, दोनों को ऐड कर दो, पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज कितना हो जाएगा, आपने देख लिया पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बटे आर, तो के क्यू बटे आर, अब ये आर फर्स्ट चार्ज के लिए कितना हो जाएगा, फर्स्ट चार्ज के लिए कितना हो जाएगा आर प्लस ए, सेकंड चार्ज के लिए कितना हो जाएगा आर माइनस ए, तो बस आपने आर माइनस ए आर प्लस वाले में इस तरह की करना है, दोनों को आप ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो, नॉर्मली ऐड करना, देयर इज नो वेक्टर एडिशन लाइक ए थिंग, आपने इस तरीके से लिख लिया, दोनों को ऐड किया तो आपका कितना आ गया, दैट इज यहाँ पर एडिशन करोगे, ये आर माइनस ए इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, यहाँ पर कैलकुलेशन करोगे आप, तो आपका कितना आ जाएगा, वी एक्सएल आपका आ जाएगा के पी बटे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, भैया यहाँ से पी कहाँ से आ गया, पी वही बेसिक चीज वही, फिर से पी क्या होता है आपका 2q वैल्यू होता है, पी दैट इज q कितना चार्ज है मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज 12 या फिर 2a, ठीक है। नाउ आपने बस यहाँ पर लिख दिया, दैट इज पोटेंशियल ड्यू टू एक्सियल पॉइंट, दैट इज आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वही चीज फिर से करेंगे कि आर बहुत ज्यादा है ए से, तो आपका कितना आ गया, केपी बटे आर स्क्वायर, सिंपल सॉर्टेड चीज है। तो मतलब अगर हमने भैया लास्ट टाइम हम यहाँ पर देखा तो कितना आया था, केपी बटे कितना आया था,
2 केपी बटे एक्स क्यूब आया था हमारा फील्ड में, लेकिन यहाँ पर कितना आता है केपी बटे आर स्क्वायर आता है इन द शॉर्ट डाइपोल की केस में ऐसा आता है ना। बात करते हैं अब एट अ पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब सेंटर से बिल्कुल इस वाली सिमेट्रिक लाइन पे बताना है क्या हो जाएगा माइनस क्यू एंड प्लस क्यू की जैसे अब यहाँ पर आपको इस पॉइंट पे बताना है। तो इस पॉइंट पे आप देख सकते हो क्या होगा एक्जैक्टली हम फिर से वही करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू डिस्चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू डिस्चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू डिस्चार्ज। तो यहाँ पर क्या होगा प्लस क्यू एंड माइनस क्यू जैसे होगा। तो आप यहाँ से माइनस क्यू जैसे देखोगे तो कितना ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, फिर से हम अगर देखेंगे ये आर, तो यहाँ से पाइथागोरस से कितना हो जाएगा रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये डिस्टेंसेस हमारे पास आ गई, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये डिस्टेंसेस में आप पी पॉइंट पे क्या लिखोगे पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू के क्यू बटे ये डिस्टेंस कितनी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पर प्लस क्यू की जैसे इसी तरह लिखोगे, बस आपका चार्ज का जो साइन है माइनस की प्लस की आपको धरना पड़ेगा। अगर आप चीज रखोगे तो आपको एक चीज समझ आएगी, दीज आर द टू सिमिलर। इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो माइनस क्यू पे भी एक जो दोनों चार्जेस हैं अपोजिट इन साइन है, बट उनका मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंसेस या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस की देखोगे तो सेम है। तो आप फॉर्मुला लिखोगे तो आपको बस इसमें दिखेगा बस माइनस का ही फर्क आ रहा है। तो आप इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि दीज आर द सिमिलर क्वांटिटीज। तो आप देख सकते हो पोटेंशियल ड्यू टू इक्वेटोरियल पॉइंट कितना आ रहा है, इक्वेटोरियल पॉइंट में पोटेंशियल कितना आता है दैट इज 0। तो आप देख सकते हो अगर कोई डाइपोल है तो डाइपोल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस आता है। जो अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस आता है आपका मतलब इक्वेटोरियल लाइन पे आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस आता है, मतलब अगर ये इस लाइन पे अगर हम आप मूव करोगे विच इज मिडवे या फिर सेंटर पॉइंट ऑफ द डाइपोल, वहां पर आपको पोटेंशियल 0 आता है, बट फील्ड यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। ठीक है ना, देख सकते हो आप डेरिवेशन ऑलरेडी हम आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप एक बार और देख लेना। दिस इज द लास्ट फेज रिवीजन, आई एम ट्राइंग टू डू माय बेस्ट। ठीक है, अब किसी भी आर्बिट्ररी पॉइंट की बात करेंगे तो आर्बिट्ररी पॉइंट पे अगर आप बात करना चाहते हो, अगर आपका मानेगा डाइपोल अगर इस तरीके से अगर थीटा एंगल पे आप जाके वहां पर देखना चाहते हो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, तो आप कुछ नहीं करना, थीटा एंगल पे लो, आप यहाँ से कितना हो जाएगा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर थीटा के साथ जो एंगल होता है, थीटा के साथ जो चीज होती है वहाँ पर कॉस थीटा हो जाएगा, जो उसके परपेंडिकुलर वाली चीज हो जाएगा पी साइन थीटा। तो सिमिलर कैलकुलेशन आपको करनी है। तो आप यहाँ पर देखोगे जब परपेंडिकुलर वाले में साइन थीटा वाले में जाओगे तो वहाँ पर आपको 0 मिल रहा होगा। तो यहाँ पर आपका जो नेट पोटेंशियल आता है केपी कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर आता है। बेसिक चीजें हैं, आप देख लो इस चीज को, इतना ये वाला तो नहीं पूछेगा आपको, यही इन्हीं दोनों केसेस में से पूछ सकता है। एक इंपॉर्टेंट बात है दैट इज पोटेंशियल सरफेस वाला, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है दैट इज रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों भाई बहन हैं, इन दोनों को साथ मिलाना है। अब देखो कैसे करेंगे, तो अब करते क्या है, लेट से हमने यहाँ पर दो पोटेंशियल सरफेस मान लिया, हमने मान लिया एक पोटेंशियल सरफेस है बी जिसका पोटेंशियल कितना है वी है। हम उससे थोड़ी दूरी पे डी डिस्टेंस पे जाते हैं तो वहां पर पोटेंशियल एट ए कितना हो जाता है, थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है, वी प्लस डी हो जाता है। ठीक है, नाउ वी जस्ट नीड टू फाइंड आउट कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में रिलेशन हमको देखना है, तुम्हें पता होगा, लेकिन हम डिराइव वहां पर कैसे करेंगे ये मुझे बताना है। बेसिक आप क्या बताओगे, अब दो आपके पास दो पोटेंशियल सर्फेसेज हैं, एक पोटेंशियल है, पोटेंशियल मतलब एक पोटेंशियल बी है, एक पोटेंशियल ए है, वहां पर थोड़ा डीवी का चेंज हुआ है, दैट्स इट। अगर हम बात करेंगे, अगर आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया दैट इज डीवी, डीवी इज स्मॉल वर्क डन। स्मॉल वर्क डन क्या है, स्मॉल वर्क डन कुछ नहीं, आप एक चार्ज को इस पोटेंशियल वाले जो इस पोटेंशियल वाले एरिया से दूसरे वाले पोटेंशियल पे आप लेके जाना चाहते हो, तो कितना वर्क डन होगा हम वही बस कैलकुलेट करेंगे, उसी की मदद से हमारा आ रहा होगा। तो यहाँ पर डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू इज नथिंग बट योर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा ऑफ एक्ट, दैट इज कॉस थीटा कितना हो जाएगा 180, दैट इज यहाँ पर कितना हो जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी एक्स। अगर हम बात करेंगे डी डब्ल्यू कितना आ गया माइनस एफ डॉट डी एक्स, तो अगर आपको पता होगा दैट इज इलेक्ट्रिक जो फील्ड होती है इज नथिंग बट फोर्स अपॉन चार्ज क्यू, या फिर कह सकते हो जो एफ कितना होता है क्यू ई होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखोगे ई कितना हो जाएगा एफ बाई क्यू, ये भी आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ से तो आपने क्या किया एफ की वजह से आप अब एफ अगर मैंने कहा मैंने चार्ज की वैल्यू 1 ली है, मैंने कहा 1 कूलम ऑफ चार्ज को आप ये के साथ ये काम कर रहे हो, तो यहाँ से ई और एफ क्या आपका सिमिलर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि भैया अगर आपने इसको क्यू को 1 ले लिया तो ई एंड एफ आर द सिमिलर थिंग्स। तो यहाँ आपने डी डब्ल्यू की जगह आप क्या लिख सकते हो माइनस ई डॉट डी एक्स, डी डब्ल्यू की जगह क्या लिख सकते हो माइनस ई डॉट डी एक्स। नाउ you will have a second relation that is called as जो dw होता है, जो वर्क डन होता है is nothing but चार्ज कितना q into v, q into v जो वर्क डन होता है किसी चार्ज को a पोटेंशियल से b पोटेंशियल पे ले जाने में, तो कितना होता है q मल्टीप्लाई बाय चेंज इन द पोटेंशियल डेल v मतलब चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय चार्ज, यही आपका वर्क डन होता है। तो आपने q इंटू वी कर दिया, तो आपको dw आपके पास कितना आ गया v प्लस डी माइनस वी। तो आपने देखा एक का पोटेंशियल सरफेस a पॉइंट पे कितना था v प्लस डी माइनस वी, तो dw इज नथिंग बट योर dv। नहीं मतलब एक सिंपल सा मतलब है क्या, ये देखो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, डीवी का चेंज आया है, डीवी का चेंज आया है, दैट इज अगर बात करो तो क्यू इंटू वी होता है डेल वी, दैट इज चेंज इन दैट डब्ल्यू की बात करोगे तो क्यू डब्ल्यू कितना है, दैट इज योर डीवी, यहाँ क्यू, तो यहाँ डी डब्ल्यू और क्यू की वैल्यू आपने 1 ली है, तो डी डब्ल्यू एंड डी वी आर द सिमिलर थिंग। तो यहाँ पर डी डब्ल्यू कितना आ जाएगा, डी वी आ जाएगा, क्योंकि क्यू की वैल्यू 1 है। तो अब यहाँ से देख सकते हो डी डब्ल्यू की जगह आप क्या लिख सकते हो, डी डब्ल्यू की जगह से आप डी वी लिख सकते हो, डी अब यहाँ से रिप्लेस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू
माइनस डी वी बाई डी एक्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डी वी बाई डी एक्स। पोटेंशियल ग्रेडियंट आता है कहीं, बहुत डेप्थ में भी कुछ चीज़ें हैं, बट मैं आपके बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से चीज़ें बोल रहा हूँ। ठीक है, नाउ टाइम इज 1 o'clock। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, मतलब क्या है, दो चार्जेस पोटेंशियल, मतलब Q1 Q2 का आपके पास दो चार्जेस हैं, तो अगर सिस्टम में होंगे तो पोटेंशियल मतलब दो चार्जेस का पोटेंशियल सिस्टम निकालना रहता है। वो कैसे करते हैं देखो, सिंपल सा मतलब है, इनिशियली देयर वर नो चार्जेस एट ए एंड बी। अगर आपका देखो सिस्टम का मतलब कहने का, सिस्टम मतलब मान लो, सिस्टम मतलब मान लो तुम्हारी सिस्टम एक एग्जांपल से तुम्हें बंदी बनानी है, ठीक है, बंदी बनानी है, तो उसके लिए हम एक ग्रुप प्रोजेक्ट करते हैं, मतलब हमें बंदी बनवाने के लिए, तो वो एक सिस्टम है, हम एक अलाइनमेंट करना चाहते हैं जिससे आपकी बंदी बन जाए। कुछ लोग आपकी हेल्प करेंगे उसमें, कुछ लोग नहीं करेंगे। क्या बकवास कर रहे हो भैया, सही से बताओ। देखो कुछ अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस को लाने में, अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस को उस तरीके से स्पेसिफाई बनाने में, जो आपका वर्क डन है या फिर वो है, उसी में पोटेंशियल एनर्जी, उसी बारे में बोला जाता है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, दो पॉइंट चार्ज, वो सिस्टम को बनाने में कितना आपको वर्क डन करना पड़ेगा, उसको तोड़ने में, उसी के रिलेटेड ये चीज़ें हैं। ज़्यादा डेप्थ में नहीं आते, चलो कराता हूँ ना। अब यही तुम्हारा जो फॉर्मूला आता है, दैट इज योर के क्यू एन क्यू टी बटे आर स्क्वायर आता है, इसी चीज़ को प्रूव करते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले आप क्या करोगे, इनिशियली आप कहोगे कोई भी चार्जेस ए और बी पे नहीं, मतलब कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर रहा। फर्स्ट वी विल ब्रिंग द चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए, मतलब अगर मुझे ये सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट बनाना है Q1 Q2 जो कि आर डिस्टेंस पे रख के, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैंने कहा कोई चार्जेस अवेलेबल नहीं है, मैं कहूंगा Q1 चार्ज में इन्फिनिटी से लेके आऊंगा, ए पॉइंट पे रखूंगा, तो पहला चार्ज हो गया Q1 टू ए। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन ब्रिंगिंग दैट चार्ज, दैट विल बी व्हाट, Q1 इनटू VA। क्यों भैया, अब अगर बात करोगे अब यहाँ पर वर्क डन कितना होगा ए पॉइंट को इन्फिनिटी से लाने में, जहां पर पहले कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, मतलब एक चार्ज को जहां कोई चार्जेस एग्जिस्ट नहीं, मतलब ये सिस्टम एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, एक चार्ज को उठा के इन्फिनिटी से लाने में कितना वर्क डन होगा, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि भैया उसके करस्पॉन्डिंग कोई ऐसा चार्ज था ही नहीं जिससे इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर रिपल्शन उसको मिल रहा हो, या फिर उसको रिपेल करे तो आपको कुछ वर्क डन करना पड़े। तो फर्स्ट चार्ज को लाने में आपको कोई वर्क डन करना पड़ेगा क्या, बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्टैटिक चार्ज दैट विल बी जीरो, मतलब इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पर कह सकते हो वर्क डन जीरो आता है। नॉर्मली आपको कोई चार्ज लगा, कोई रिपल्शन फैक्टर नहीं लगा, इस वजह से जीरो आता है ना। व्हेन विल बी ब्रिंगिंग द चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू B, इन दिस केस Q1 इज ऑलरेडी प्रेजेंट, मतलब हम इस Q1 ऑलरेडी हम लाके रख चुके हैं, हम Q2 को लाना है आर डिस्टेंस पे ये अरेंजमेंट बनाने के लिए, तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि रिपल्शन वाला फैक्टर वही आ जाता है। नाउ द वर्क डन एंड ब्रिंगिंग दैट चार्ज Q, दैट विल बी व्हाट, Q2 into VB। VB कितना हो जाएगा, VB विल बी व्हाट, Q into V, Q into V। अब यहाँ पे बात करेंगे तो VB कितना हो जाएगा, VB विल बी व्हाट, VB विल बी द पोटेंशियल, कितना पोटेंशियल उस पॉइंट पे, पोटेंशियल कितना उस पॉइंट पे। तो आप देख सकते हो अगर चार्ज Q1 आ चुका है तो उस पॉइंट B पे पोटेंशियल कितना होगा, दैट इज योर KQ बटे R, KQ बटे R। तो पोटेंशियल एट पॉइंट B कितना हो जाएगा, दैट इज योर K Q1 बटे R। चार्ज आप Q1 का ही रखो क्योंकि ऑलरेडी वो था, उसकी वजह से पोटेंशियल वहां बनना है, ठीक है। तो K Q1 बटे R, ये आपका वर्क डन कितना आ गया, Q1 बटे R। तो अगर आपको ये सिस्टम बनाना है तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज A, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज B, दैट विल बी नेट समीशन ऑफ दैट, यही आपका वर्क डन होगा इस पूरे सिस्टम को बनाने में। तो A के लिए तो आपने जीरो कर दिया, सेकंड चार्ज को बनाने में K Q1 बटे R हो गया, यही आपका पोटेंशियल एनर्जी होता है, दैट इज K Q1 बटे R, दैट इज इट। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस के लिए ऐसे निकलता है। नाउ लेट्स से यू हैव अ टू डिफरेंट सिस्टम, टू डिफरेंट चार्जेस हैं, तो उसके लिए भी आप सिमिलरली इसी तरह करोगे, ये डेरिवेशन आपकी आती है, देख सकते हो एक बार आप, ठीक है। नाउ कमिंग टू द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अभी कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, तो कैपेसिटेंस के निकालने के लिए हमने क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, दैट इज, चलो जल्दी जल्दी करते हैं, बहुत टाइम हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप बात करें तो कैपेसिटेंस क्या होता है पता है ना, कैपेसिटेंस या फिर कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इतनी बेसिक चीजें आती होंगी, मैं मान के रख रहा हूँ। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है, दो ऐसे आपने, मैंने आपको यहाँ चीज बताई ना, ये वाला, मैंने आपको ये बताया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड टू फाइन, ये शीट की वजह से कितना आता है, क्यू बटे सिग्मा, सॉरी सिग्मा बटे सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट आता है ना, तो बस यही करना है, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट होता है ना, बस यही करना है तुमको। क्या करेंगे, दो ऐसी शीट्स लाके रख देंगे, दो ऐसे शीट्स लाके आप रख दो, क्या करोगे, दो ऐसी शीट्स लाके आप रख दो ना। एक की वजह से क्या होगा, डायरेक्शन वाइज देखेंगे तो प्लस क्यू की वजह से इधर, माइनस क्यू की वजह से भी सिमिलरली उधर हो जाएगा, तो इन दोनों का एडिशन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, नेट कितनी हो जाएगी, एक की वजह से सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस क्यू की वजह से इधर जा रही, माइनस क्यू की वजह इधर जा रही, तो कितना हो जाएगा, सिग्मा बटे एक, दोनों का एडिशन हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इनसाइड की बात करोगे तो कितना आ जाएगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। नाउ हमने ऑलरेडी देख लिया, दैट इज तुम्हारा क्या होता है, E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी वी बाई डी एक्स। E इक्वल टू कितना होता है, माइनस डी वी बाई डी एक्स। तो यहाँ से देख सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, E इंटू डी,
दैट इज डिफरेंट, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन दैट इज वेद, वेद निकलता है, वेद कुरान वेद, ठीक है, वेद से याद रखोगे वी ई डी, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ई डी। नाउ वेद आता है तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रख दोगे, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। अब ये इलेक्ट्रिक सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो क्यू बाई ए आपने दिया। और कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस आपका होता है चार्ज बटे पोटेंशियल, चार्ज बटे पोटेंशियल, तो आपने क्या लिखा, अब यहाँ से फिर से आप क्या रखोगे, जो पोटेंशियल आपने यहाँ से निकाला, पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ से रख दोगे, तो आपका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट डी, सॉरी सिग्मा, क्या सिग्मा बता रहा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आ जाएगा। तो करना क्या, कैपेसिटेंस निकालने के लिए आप बस सबसे पहले देखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर कितनी आ रही है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, क्यों, क्योंकि एडिशन करने की दोनों एक शीट की वजह से सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, दोनों की वजह से ऐड हो जाएगा। फिर आप देखोगे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, तो आपने पोटेंशियल यहाँ से निकाल लिया, जब पोटेंशियल निकाल लिया तो कैपेसिटेंस आपका होता है चार्ज बटे पोटेंशियल, तो आपने यहाँ से क्या निकाल लिया, कैपेसिटेंस भी आ गया। ना अगर आपने डाइलेक्ट्रिक, अगर इसमें भर दिया, अगर आपने डाइलेक्ट्रिक भर दिया, तो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है सब कुछ मान के रखना आपको आता है, ठीक है, वी आर डूइंग इट फॉर द लास्ट टाइम, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट। ना अगर बात करेंगे, अगर इसमें अगर हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर इंट्रोड्यूस कर दिया तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी क्या हो जाती है, के टाइम्स डिक्रीज हो जाती है, क्यों, क्योंकि इंड्यूस चार्ज, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है, तो आप कह सकते हो के टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाती है। मतलब इनिशियली पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटेंस कितनी होती है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, बट अगर डाइलेक्ट्रिक आ गया तो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा, तो अपने ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट के आ गया। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स कितना हो जाएगा, वही सिमिलर काम वही करना है, आपने क्या निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, फिर पोटेंशियल निकाला, फिर वही आप कैपेसिटेंस निकालोगे क्यू बाई वी करके, तो आपको निकलेगा कि जो जो नया आएगा, क्या नया जो कैपेसिटेंस आएगा वो के टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, इनिशियल कैपेसिटेंस। मतलब अगर आप एक स्लैब, जिस एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर डाल देते हो जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर के है, तो जो कैपेसिटेंस हो जाएगी वो इंक्रीज कर जाती है के टाइम्स ऑफ दैट। इफ इनिशियली वाज सी, द न्यू कैपेसिटेंस विल बी सी के मल्टीप्लाई हो जाता है उससे। बेसिकली आपको करना क्या है, बेसिक चीज याद रखनी है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन की वजह से होता है, क्योंकि वहां पर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, दैट इज किया जाता है। ये आपको मैं बता डिराइव करने वाला नहीं हूँ अभी, आपको यहाँ पर लिख के आना है, दैट इज कि जो न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो के से डिवाइड हो जाती है, इसकी वजह से होता है, दैट इज वही आता है सिग्मा इंड्यूस, सिग्मा 1 माइनस 1 बाई के करके आता है, ये सब चीजें जी वाला पार्ट है, बट स्टिल आपको याद होगा ना। नेक्स्ट चीज आती है कैपेसिटेंस इन पैरेलल। एक मिनट पानी पी लो, एडिट नहीं करने वाला पहले बता देगा, तुम भी पानी पी सकते हो। मैं प्लास्टिक की बोतल में पानी पीता हूँ, यूट्यूब से पैसा नहीं आ रहा बहुत ज़्यादा यार, कौन भरने जाएगा बार बार, इसलिए 2 लीटर भर लूँगा। कैसे हो, क्या हाल चाल है, बढ़िया, बोर्ड का पेपर है। क्या तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलना कि भैया आपके पास स्लाइस की बोतल है, ठीक है ना। आता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर कैपेसिटेंस इन पैरेलल एंड कैपेसिटेंस इन सीरीज। तो देखिए कैपेसिटेंस इन पैरेलल क्या होता है भैया, पैरेलल में कैपेसिटेंस लगा दोगे तो नेट कैपेसिटेंस क्या होगी, यही प्रूव करना होता है। ये तो हमें बेसिक से आता है, बट हम देखते हैं। अगर एक बात बताऊं, मैं तुमको 2 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बताऊंगा, डायरेक्टली मैं वहां पर यूज करूंगा, बताऊंगा नहीं, ठीक है। देख लेना, अगर तुम्हारे पास कभी भी देखो, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कह सकते हो चार्ज या फिर करंट डिवाइड होता है, चार्ज या फिर करंट डिवाइड होता है। किस कॉम्बिनेशन में, पैरेलल में, क्यू या फिर Q1 Q2 या फिर करंट आपका डिवाइड होता है। बट अगर हम बात करेंगे, मैंने क्या बोला, पैरेलल के केस में चार्ज या फिर करंट डिवाइड होता है। अगर सीरीज की बात करोगे, सीरीज का रेजिस्टेंस हो या फिर कुछ भी, कुछ कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस कुछ भी हो, आपके उस केस में क्या होता है, उस केस में आपका यहाँ पर क्या होता है, पोटेंशियल डिवाइड होता है। क्या होता है, V1 E2 हो जाता है, यहाँ पर आपको V1 पोटेंशियल, यहाँ पर V2 पोटेंशियल। कह सकते हो कि अगर पैरेलल में आप जाओगे तो पैरेलल में आपको क्या होता है, पैरेलल में आपका पोटेंशियल सिमिलर रहता है, बट चार्ज या फिर करंट डिवाइड हो जाते हैं। बट अगर आप सीरीज में बात करोगे, चार्ज या करंट सेम रहते हैं, बट पोटेंशियल डिवाइड हो जाते हैं। बस यही काम आपको करना है। लेट्स से अगर हमने बात किया V अगर नेट पोटेंशियल है, तो अगर आपने चार्ज भेजा, अगर कैपेसिटेंस आपका C1 ऊपर पैरेलल में इस तरीके से लगे हुए हैं, तो ऊपर चार्ज Q1 जा रहा हो, नीचे की चार्ज Q2 जा रहा होगा, तो नेट चार्ज आप क्या लिख सकते हो, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, ठीक है भाई। नाउ आप चार्ज को क्या लिख सकते हो, Q इज इक्वल टू आपका CV होता है, तो आप Q की जगह क्या लिख सकते हो, CV C1 C2 इस तरह करके। नाउ अब ये जो नेट हमने मान लिया कि इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, C इक्विवेलेंट, तो नेट चार्ज Q को क्या लिख सकते हो, C इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई बाय V, C इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई बाय V नेट पोटेंशियल के रिकॉर्डिंग में। एंड अगर मान लिया यहाँ पर हमारा V पोटेंशियल, क्योंकि पैरेलल में है तो पैरेलल में क्या हो जाएगा, पैरेलल में पोटेंशियल तो सेम ही रहता है, तो V लेकिन कैपेसिटेंस C1 C2 है, तो यहाँ से V कैंसिल आउट हो गया। तो आपका सीरीज क्या बोला, मतलब पैरेलल में आपका जो कैपेसिटेंस होगा वो कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2, ये रेजिस्टेंस में
से उल्टा होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस का सीरीज में ऐसे ऐड कर देते हैं, बट पैरेलल में कैपेसिटर में ऐड करते हैं, ये चीज याद रखे रहना। एंड नॉर्मली आपका डेरिवेशंस क्या है, अगर पैरेलल में होगा तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को आप ऐड करोगे, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 करना है। अगर आप सीरीज में बात आ जाएगी तो सीरीज में आपको, सीरीज में हमने क्या बोला, सीरीज में हमने बोला जो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है तो आप पोटेंशियल को ऐड करोगे, V इक्वल टू V1 प्लस V2 करना है, सिंपल सा काम है यार, ठीक है। V इक्वल टू V1 प्लस V2 करोगे तो V कितना हो जाएगा, वही मैंने बताया Q इक्वल टू अगर CV है तो यहाँ से V कितना हो जाएगा, V इक्वल टू कितना हो जाएगा, C बाई Q हो जाएगा, C बाई Q हो जाएगा, Q इक्वल टू क्या होता है, C V होता है, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q बाई C, ठीक है। तो हमने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, आपने यहाँ पर देखा पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाते हैं तो चार्जेस सेम होते हैं, यहाँ भी चार्ज Q जाएगा, यहाँ भी चार्ज Q जाएगा, तो आपने क्या किया, नेट पोटेंशियल V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई C, क्योंकि सिमिलर चार्ज गया तो V1 में भी तुम्हारा Q चार्ज गया होगा, कैपेसिटेंस C1, यहाँ पर Q बाई C2, तो यहाँ पर Q कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई आपका यहाँ से क्या बचता है, 1 बाई C इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस C2। दिमाग में याद क्या रखनी है बात, दैट इज जो पोटेंशियल होता है डिवाइड कहाँ होता है, पोटेंशियल डिवाइड होता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में, एंड चार्जेस कहाँ डिवाइड होते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब बस उन्हीं क्वेश्चंस को पकड़ के आपको लिखना है, एंड Q इक्वल टू CV से उन चीजों को उठा के रखना है। बात समझ आई क्या, आई होप चीजें समझ आ गई, इतना तो मैं तुम्हें समझदार समझता हूँ, ठीक है ना। मैंने ये 2 के लिए किया है, और सारे के लिए भी इस तरह के सीरीज में, मतलब सीरीज में आपका करना आ जाएगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू द एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं, एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी कैपेसिटर में, तो लेट, अगर हम एनर्जी डेंसिटी की बात करेंगे तो लेट dq बी द स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर बाय द सोर्स फ्रॉम द पॉजिटिव प्लेट टू द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव प्लेट। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, देखो मतलब क्या मैं बताऊँ ना, मान ले तेरे पास एक कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर में इस चार्ज को कितना वर्क डन कराया गया इस वाली प्लेट से इस प्लेट में ले जाने के लिए, दैट इज योर वर्क डन, यही तुम्हारा एनर्जी डेंसिटी करके सब निकलता है, डेरिवेशन है, सिंपल सी बताता हूँ। तो हम क्या करेंगे, लेट dq बी द स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर बाय द सोर्स फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव। अगर आपके पास पॉजिटिव प्लेट है, यहाँ पर नेगेटिव प्लेट है, dq चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना वर्क डन हुआ है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, हमने बताया आपको, दैट इज जो dw होता है दैट इज नथिंग बट पोटेंशियल इनटू dq, पोटेंशियल इनटू dq। हमने देखा ना वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, q इनटू v, तो w W को डी डब्ल्यू रख दिया, क्यू वी को डी वी को तुमने यहाँ पर क्यू है, क्यू को डी क्यू रख दिया, यहाँ पर वी हो गया, तो यहाँ से डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू हो जाएगा क्यू बाई क्यू को, वही है क्यू इक्वल टू सी बी से आपने यहाँ पर वी की जगह क्यू बाई सी रख दिया, एंड डी क्यू। ना हमने बात की एक छोटे से डी क्यू चार्ज को आपने ट्रांसफर किया, लेकिन एंटायर चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए आप क्या करोगे, डी, अब ये पूरा वर्क डन निकालना है सारे चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए, तो कितना हो जाएगा, डब्ल्यू इक्वल टू पूरा छोटे छोटे सारे वर्क डन ऐड कर दो डी क्यू को, तो यहाँ डी क्यू एलिमेंट ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हो क्यू बाई सी है, ठीक है। अब यहाँ से वन बाई सी जो कैपेसिटेंस है वो कॉन्स्टेंट है, वो बाहर निकाल लिया हमने। अब यहाँ पर क्यू कितना हो जाएगा, क्यू इंटू डी क्यू, अब क्यू का इंटीग्रेशन करोगे तो क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2, यहाँ पर वर्क डन कितना हो गया, क्यू स्क्वायर बाई 2 सी, एंड यहाँ फिर से क्यू इक्वल टू सी वी रख दो, तो सी वी का स्क्वायर बाई सी, बस वही नॉर्मल चीजें हैं, वर्क डन इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर आ गया। बेसिक मीनिंग क्या है, दैट इज आप क्या करते हो, वर्क डन करते हो एक चार्ज डी क्यू एलिमेंट को यहाँ से उठा के यहाँ पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल में कितना वर्क डन किया जाता है। अगर डी क्यू की बात हुई है, एंटायर आपको चार्ज वहाँ पर ट्रांसफर करना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो वर्क डन कितना हो जाता है, हाफ सी वी स्क्वायर, यही आपका वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में V इक्वल टू 1 CV स्क्वायर आ जाएगा, हाफ CV स्क्वायर, या फिर आप इसको हाफ Q इंटू V भी लिख सकते हो। ना बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब क्या, जो आपने ये यहाँ पर ये निकाला है पोटेंशियल एनर्जी निकाला है, आप इसका वॉल्यूम के टर्म्स में लिख दो, पोटेंशियल एनर्जी बटे वॉल्यूम, यही आपका एनर्जी डेंसिटी होती है। तो क्या करोगे, हाफ CV स्क्वायर आपका ऑलरेडी होता है, इसको डिवाइड कर दोगे वॉल्यूम से। अगर बात करें इसकी एक पैरेलल प्लेट के कैपेसिटर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया इसका ए है, डिस्टेंस डी है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए इंटू डी, बस आपने ए इंटू डी रख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद सी वी की जगह बस यहाँ पर आपने वेरिएशंस करनी है, आपने क्यू स्क्वायर बाई 2 सी होता है, फिर आपने क्यू को चेंज किया, फिर आपने बस यहीं पर नॉर्मल बस चेंजेस करने हैं, आप इसको सॉल्व करोगे, आपका कितना आ जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आता है। बेसिक चीज क्या है, एनर्जी तुम्हारा जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको वॉल्यूम से ए बाई डी टी से डिवाइड करो, बस सी वी को ट्रांसफॉर्म करो, क्यू स्क्वायर बाई टी सी लिखा, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, क्यू की वैल्यू रखनी है, क्यू कितना होता है, फिर वो लिखा, बस सिंपल सी चीजें हैं। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आपका आ गया। अगर बात करें अगर कोई मीडियम प्रेजेंट है तो आप एप्सिलॉन नॉट की जगह आप एप्सिलॉन नॉट ई आर भी ई आर लिख दोगे, ठीक है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई आर इंटू ई स्क्वायर, ठीक है। आई होप चीजें समझ आ गई। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी 10वीं में इतना आसान चैप्टर था, 12वीं में बहुत मुश्किल हो जाती है यार, मेरा भी मन नहीं करेगा लेक्चर रिकॉर्ड करने का, बट स्टिल आई विल डू दैट, क्योंकि आपका बोर्ड का एग्जामिनेशन है एंड यू हैव आई प्रॉमिस्ड यू टू डू दैट। मेरी जी मेरी बहुत बेकार है ना। बात करती करंट इलेक्ट्रिसिटी, यार टाइम होता ना अच्छे से कराने का, बहुत मेरा मन करता अच्छे से पूरा डेप्थ में एक एक चीज़ बताऊं, बट टाइम कस्टेड चीज़ें रोक लेती मुझे ना। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो भैया जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट मारा ठैक के छीने, तो कार दिखाता हूँ, ऐसे कार चल रही यू ड्रिफ्ट मार दिया, पढ़ाओ यार। तो देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द वेलोसिटी विद व्हिच इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर आर ड्रिफ्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल्स। क्या मतलब है कि अगर भैया ऐसी कोई कार जा रही है, अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल, अगर ये इसको मैं चार्ज मानूं, अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ कितना ड्रिफ्ट हो रही है, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कुछ इस तरह ही समझो। फिर से पढ़ते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है विद व्हिच इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर ड्रिफ्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ द पोटेंशियल सरफेस। मतलब पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जो तुम्हारे चार्जेस हैं या फिर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जा रहे हैं। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिव चार्जेस होते हैं, वो पॉजिटिव टर्मिनल्स की तरफ ही जाएंगे। किस वेलोसिटी या फिर किस ड्रिफ्ट मारा है, वही तुम्हारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, कितना ड्रिफ्ट मार के भाग गया ना। नाम देखना क्या होगा। लेकिन we know that in a conductor there are n number of electron, कंडक्टर में n number of electron होते हैं। initially without an electric field the electrons in the conductor with the move randomly। मतलब अगर तुम्हारे पास, अगर उस कंडक्टर की बात करेंगे, अगर वो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर उसमें प्रेजेंट नहीं है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडम मोशंस करते हैं। रैंडम मोशंस करने की वजह से जो उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है दैट इज कंसीडर्ड टू बी अ जीरो। क्या आती है, जीरो। बट जब इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें होगी तब कितनी होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वही हमें कैलकुलेट करना है। एक बात बताओ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन पे फोर्स लग रही होगी, वही तुम्हें दिमाग में रखना है। When electric field is applied across the conductor, the force applied on the electron by the electric field will be what? F is equal to QE, that is minus E into E। Q कितना हो जाएगा, माइनस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ई। तो यहाँ पे जो फोर्स होता है, फोर्स इज इक्वल टू मा एम इंटू ए। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन विल बी व्हाट, माइनस ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड बाय एम ना। तो यहाँ से एक्सेलरेशन तुमने निकाला। एक्सेलरेशन निकालना क्यों चाहते हो भैया, मैं बताता हूँ। देखो इनिशियली हमने क्या माना है, इनिशियली हम यहाँ पर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेसिकली एवरेज है, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी काइंड ऑफ है। तो हम करेंगे क्या, हम इसकी वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, यही तुम्हारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो इनिशियली क्या हो जाएगा, अगर मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है, जीरो। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v फाइनल इज इक्वल टू v इनिशियल प्लस a into t। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, v इनिशियल दैट इज एवरेज वेलोसिटी एंड इनिशियल सॉरी मतलब ये आई करंट वाला जो मतलब फाइनल इनिशियली आपका कितना होगा, जीरो प्लस a कितना हो जाएगा, मतलब एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, माइनस ई बाई एम मल्टीप्लाई बाय टी। टी कितना हो जाएगा, टाउ एवरेज तुम्हारा, हाँ एवरेज टाइम। अब यहाँ पर रखोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, वी डी कितना आ जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी दैट इज माइनस ई इलेक्ट्रिक फील्ड टाउ बाय एम। ठीक है, समझ आएगा, दैट इज योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी। हम कहते हैं वी डी कितना हो जाएगा, माइनस ई बाई ये करके आता है। इस पर तुम्हारा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, कभी भी आ जाते हैं। ठीक है, तो डेरिवेशंस इसी तरीके से है। तो आप क्या कर बोलोगे, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रखना है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं हो तो कंसीडर की जाती है जीरो, क्योंकि भैया रैंडम मोशंस कर रहे हैं। बट देयर व्हाट बोलो ना यार, बट देयर इज विल बी फील्ड, जब जहाँ फील्ड होगी वहां पर तुम्हारा एक्सेलरेशन आएगा, क्यों, क्योंकि फोर्सेस लग रहे होंगे, क्योंकि फोर्स लगेगा माइनस क्यू एंड उसको मास से इक्वेट करोगे, वहां से एक्सेलरेशन आएगा, फिर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे, फिर कैलकुलेट करके आता है ना। रिलेशन बिटवीन करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब कितना करंट पे कितना अगर करंट बजाएंगे तो कितनी स्पीड से या फिर कितनी स्पीड होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उन दोनों का रिलेशन है। तो देखो करंट कितना होता है, करंट होता है चार्ज बटे टाइम, कितना चार्ज फ्लो किया पर यूनिट टाइम। तो यहाँ से क्यू कितना हो जाएगा, अगर हम बात करें दैट इज, अगर आपकी बात करें, लेट कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल। अगर एल लेंथ का कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन है, एल लेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए एंड एन बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट कितना हो जाएगा, एन इंटू ए टू एल, एन ए एल हो जाएगा। तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, इन दैट विल बी एन इंटू ए एल ई, अगर एन है। ठीक है, तो यहाँ क्यू की वैल्यू आप एन ए एल ई रख दोगे, फिर यहाँ से कितना हो जाएगा, एन ए एल ई बाई टी। तो यहाँ से अब ये वाली जो चीज़ है ई टी बाई एम वाला जो चीज़ है, यहाँ से आप क्या करोगे, उठा के लाओगे, तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, नावेद, या फिर कह सकते हो वीना। क्या हो जाएगा, वीना। क्या हो जाएगा, वीना। समझ आ गया क्या, ठीक है। ये वाली चीज़ उठाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ नॉर्मली आप इसको ये इस वाली चीज़ देखोगे तो कितना हो जाएगा, वेलोसिटी कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। तो यहाँ से वी डी कितना हो जाएगा, एल बाई टी। तो यहाँ से आप ये जो एल बाई टी है, एल बाई टी को आप यहाँ से इक्वेट कर दो वी डी से। तो आई इजिकल टू वीना बाई वीना या वी डी, या फिर नावेद लिख दो, ना वेद करके भी याद कर लेना। ठीक है, करंट आता है नावेद करके। नाउ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड पैरेलल में आपको चीज़ें कैलकुलेट करनी, नेट रेजिस्टेंस एंड नेट रेजिस्टेंस एंड नेट रेजिस्टेंस एंड नेट, वही नेट रेजिस्टेंस से कैलकुलेट करनी होती है।
ये ऑलरेडी आपने 10th में किया हुआ है, आई एम नॉट गोइंग टू टीच इट अगेन एंड अगेन, बट स्टिल लेवल से दैट इज अगर आप बात करते हो जब सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हो, मैंने पहले बता दिया सीरीज कॉम्बिनेशन में जो आपका पोटेंशियल होता है डिवाइड होता है, तो पोटेंशियल जब डिवाइड होगा V1 V2 तो आप उसके बिहाफ पे कैलकुलेट कर लेना, V इक्वल टू क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। बस नेट क्या हो जाएगा, इसमें करंट हमने माना आई फ्लो कर रहा है, नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा R, तो IR इक्वल टू IR1 प्लस IR2, तो यहाँ से आपका नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा R1 प्लस R2। बट अगर हम बात करेंगे जब पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर रहे होते हैं तो आपका क्या होता है, करंट डिवाइड होता है। जब करंट डिवाइड होता है तो आप यहाँ पर करंट की इक्वेशन लिखोगे, जो चीज डिवाइड होती है बस उसी को समेशन फॉर्मेट में लिखना है और इंडिविजुअली उसको लिख देना। क्या करोगे, जो चीज डिवाइड हो रही है उसका समेशन फॉर्मेट में लिखोगे और उसी को उसके फॉर्मूले वाले में लेके आओगे V/R या फिर कैपेसिटेंस वाले में करके इस तरह सॉल्व करते हैं वन बाय। दीज टू आर वेरी डिफरेंट फॉर जो हमने अभी कैपेसिटर में पढ़ के आए हैं उससे अपोजिट होता है। ठीक है, क्या मेरी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है? आई होप रिकॉर्ड हो रही है, वरना मेरे को बैंड बज जाएगी। नाउ एक मिनट रुक जाओ यार। नाउ नेक्स्ट आता है रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस एंड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ के बीच का। तो देखो कंसीडर करो आप सेल ई, कंसीडर करो आप सेल ई। मैं टॉपिक क्या है बेसिकली, जो ईएमएफ ऑफ सेल्स होती हैं उनको क्या करते हैं, ईएमएफ ऑफ सेल है सीरीज कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, उनका नेट ई सेल कितना आता है वही हमें बताना है। तो देखिए देखो कंसीडर का सेल ऑफ ईएमएफ ई, कंसीडर का सेल ऑफ ईएमएफ ई विद इंटरनल रेजिस्टेंस आर। ठीक है, द सर्किट अगर बात करेंगे तो सर्किट में करंट कितना हो जाएगा, तो करंट कितना होता है टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा ई, एंड अगर टोटल रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो आर प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस आर छोटा आर। बट V इक्वल टू कितना होता है आई आर, V इक्वल टू कितना होता है आई आर, नॉर्मली वी नो दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा V इक्वल टू आई आर। नाउ करना क्या है, नाउ अब यहाँ से V इक्वल टू आई आर है तो भैया यहाँ से देखो V इक्वल टू आई आर है तो यहाँ पे क्या करोगे, इस चीज को उठा के लो, वेट अ मिनट, V इक्वल टू आई इंटू आर है। ठीक है, तो आप यहाँ से I को उठा लो, I ऊपर है ना, उठा लो, I कितना हो जाएगा E अपॉन में R प्लस आर इंटू आर। ठीक है, तो कैलकुलेट करो यहाँ से कितना आ गया, E इक्वल टू ई की जगह अपने R प्लस आर रखा, तो यहाँ से हमको क्या करना है, कैलकुलेशंस करनी है। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेशन करनी नहीं, यहाँ से कैलकुलेशन ना करो, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, यहाँ से नहीं करो, अब सिंपली से यहाँ पर इसको क्या करो, यहाँ से ईएमएफ वाली यहाँ से ईएमएफ देखो कितना हो जाएगा, ईएमएफ कितना हो जाएगा आर प्लस आर, यहाँ से ईएमएफ कितना हो जाएगा आई इंटू आर प्लस आर। बस अब ये जो आई आर आएगा यहाँ से जो ये वाला मल्टीप्लाई करोगे आई आर आएगा, उसकी जगह पोटेंशियल डिफरेंस निकल दो, यहाँ से भी निकालोगे तभी वही चीज़ आ जाएगी, बट कॉम्प्लेक्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से आई आर यहाँ से कितना रखोगे, ये से मल्टीप्लाई हो गया, आई आर की जगह वी रख दोगे, तो यहाँ से जो पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ का फॉर्मूला कितना आ जाएगा ई माइनस आई आर। पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या आ जाएगा ई माइनस आई आर, सिंपल सा है। ठीक है ना, इतनी सिंपल सी बात करनी है, दैट इज योर, ये आपके दो केसेस हैं इसके लिए कि विच इज रिलेशन बिटवीन द ईवी एंड आर के बीच में रिलेशन है ना। बात करते हैं अगर इस सीरीज में अगर ये बहुत सारी सेल्स को ऐड कर दीजिए, अगर एक सेल्स यहाँ पर इसका ईएमएफ E1 था, इसका सेल ईएमएफ E2 था, तो इनको अगर आपने सीरीज में ऐड कर दिया एंड पैरेलल में ऐड कर दिया तो क्या कॉम्बिनेशन आएंगे। तो अगर आपने सीरीज में ऐड किया तो क्या हो जाएगा, दैट इज E1 इसका रेजिस्टेंस R1 E2 R2। तो आप देखोगे तो अगर मैं बात करूँ, अगर मैंने आप ऑलरेडी हमने ऊपर देखा हुआ है दैट इज कि जब आप सीरीज की बात करते हो, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, एडिशन में आ जाते हैं। तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं बात करूँगा, अगर V1 की बात करोगे तो कितना हो जाएगा E माइनस R1, पोटेंशियल डिफरेंस इसका क्या बात करोगे E2 माइनस IR2, क्योंकि करंट विल बी सिमिलर इन द सीरीज सर्किट ना। अगर V इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो V इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, V इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो V इक्विवेलेंट की बात करोगे तो इसका V1 होगा, इसका V2 होगा। अगर V इक्विवेलेंट की बात करोगे तो ये क्या हो जाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस सेपरेट हो जाए, मतलब इंडिविजुअली बटे रहते हैं, तो आप क्या करोगे, इनका एडिशन कर दोगे ऐसे ही। ठीक है, तो V1 प्लस V2 करके, तो V1 प्लस V2 करोगे तो क्या हो जाएगा E1 प्लस यहाँ पर क्या E माइनस R1 E2 माइनस IR2। ठीक है, तो हम यहाँ से E1 प्लस E2 को साथ में लिख लो, माइनस IR2 को सेपरेट लिख लो, तो आपको टोटल यहाँ पर क्या सकते हो, यहाँ से E1 प्लस E2 क्या आ जाएगा, E1 प्लस E2 इज व्हाट, नथिंग बट इज कितना तुम्हारा ईएमएफ है उनको ऐड कर दिया, माइनस आई, R1 प्लस R2 क्या हो गया आर इक्विवेलेंट, क्योंकि आपका सीरीज में है। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट। तो अगर आपको पूछा जाए कि नेट पोटेंशियल कितना होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, दैट विल बी व्हाट, नेट ईएमएफ कितना है माइनस आई इंटू नेट रेजिस्टेंस कितना है, वो आपका आता है। तो आप इसका डेरिवेशन है नॉर्मली देख सकते हो, आप इंडिविजुअली इनके लिए कैलकुलेट करो, इनके लिए कैलकुलेट करो, V1 V2, बस V1 V2 इंडिविजुअली कैलकुलेट होगा, तो आपको क्या करना है, नेट V नेट करके V1 प्लस V2 कर देना, दैट्स इट, सिंपल है। ठीक है, अगर बात करेंगे अगर EQ और R इक्विवेलेंट निकालना है तो आपने देखा कि अगर इक्विवेलेंट की बात करोगे तो नथिंग बट E1 प्लस E2 इस तरह होता है, R इक्विवेलेंट आपका R1 प्लस R2 होता है। नाउ सिमिलरली आपको करना है पैरेलल के केस में, तो पैरेलल के केस में मैंने आपको क्या होता है, जो चीज डिवाइड होती है आप उसी को लिखो, उसको समीशन के फॉर्मेट में लिखो। तो हमने पता है कि जो पैरेलल में करंट डिवाइड होता है तो हमने क्या लिख लिया, करंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2।
करंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो आप इसको करंट को देखो, अब यहाँ पर आपने मैंने ऑलरेडी आपको ये क्या बताया, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। ठीक है, तो यहाँ से आपको करंट निकालोगे तो करंट कितना होगा, E माइनस, यहाँ से क्या निकालना है यार तुमको, ये गलत लिखा है यहाँ पर तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या है, V इज इक्वल टू यहाँ से E माइनस आई आर है। तो मैं तुमसे चाहता हूँ कि यहाँ से I निकालो, तो I कितना हो जाएगा, I इंटू आर इज इक्वल टू वॉट, यहाँ आई आर कितना हो जाएगा, ये आई आर इज इक्वल टू ई माइनस वी। तो यहाँ से आर कितना हो जाएगा, मेरे को आई निकालना, तो क्या हो जाएगा, ई माइनस वी बाई आर। ठीक है, तो यहाँ से क्या करना है, आप यहाँ से क्या निकालोगे, करंट निकालोगे। बस आपको जो आई है, आई को क्या लिख दोगे, I1 प्लस I2, क्योंकि जो भी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, मतलब जो बट रही है, उनको एडिशन समेशन फॉर्मेट में लिखना है ना। समेशन फॉर्मेट में लिख दिया, बस आप उनको I1 प्लस I2 के फॉर्म में लिख लिया। अब उसको यहाँ से आप करंट I1 कितना हो जाएगा, E1 माइनस वी बाई R1, E2 माइनस IL2, क्योंकि जो नेट जो करंट होगा इस वाले शेल में या फिर इस वाले मतलब EMF वाले शेल में जाएगा, तो काइंड ऑफ वो उसके E1 एंड E2 एंड R1 एंड R2 में करके जाएगा ना। तो आपको उसी तरीके से लिखना है। बस आप यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो आपको यहाँ से क्या आ जाएगा, बस यहाँ से कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पर आपको बस नॉर्मल से कैलकुलेशन करनी है। यहाँ से आप क्या निकालो, V इक्वल टू यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ से इधर इसको R1 R2 मल्टीप्लाई कर दो, इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से आपका जो नेट आता है, नेट पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है इज व्हाट। आपको मैंने एग्जैक्टली बताया ना, जो ये चीज़ आपने देखी है, यहाँ पर ऊपर भी आपने ये देखा होगा, दैट इज योर, हमने ऊपर भी देखा था तो क्या आया था, ऊपर पे भी हमारा क्या था, V इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E माइनस आर इक्विवेलेंट। ये जो फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में हमें चीज़ों को लाना है, इसी फॉर्मेट में चीज़ों को लाना है। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में जब आप लाने की कोशिश करोगे तो आपको सेपरेट एग्जैक्टली क्या करना है, V को लाना है अलग करके, एंड V को अलग लाना है, एंड I के टर्म्स V लिखा क्या होना चाहिए, V इज इक्वल टू E माइनस आई टाइम्स ऑफ समथिंग लिखा होना चाहिए। बस यही आपको करना है। आपने जब V लिखा तो V कितना हो गया, इसके कैलकुलेशन करोगे तो E1 प्लस R2 प्लस E1 आ जाएगा, माइनस I R1 R2 बाई R1 प्लस R2 आ जाएगा। कैलकुलेशन खुद कर लेना, मेरा मूड नहीं है बिल्कुल करने का, बेसिक सी चीज़ें हैं, 12वीं के बच्चे हो, छोटे बच्चे नहीं हो कि कैलकुलेशन करके दिखाओ। तो V इक्वल टू इक्वलेंट बाई माइनस आई आर इक्वलेंट आ जाएगा। तो आप देख सकते हो ये जो चीज़ है, जो नेट ईएमएफ की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, नेट ईएमएफ का मतलब यहाँ पर क्या हो जा रहा है, दैट इज ये जो पर्टिकुलर सेल है, जो पर्टिकुलर सेल्स का ईएमएफ है, इसका मल्टीप्लिकेशन बाई R2, E2 मल्टीप्लाई बाई R1 एंड अपॉन में टोटल नेट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 करके। ठीक है, आर इक्वलेंट आपका इस तरह आ जाएगा, एंड आई इक्वलेंट इस तरीके से आ जाएगा। ये डेरिवेशन that is not so much important, but इस पर न्यूमेरिकल फॉर्म हो सकता है। Now coming to the next topic, that is your Wheat-Stone bridge, important derivation है, आ सकती है। Wheat-Stone bridge में हम करते क्या है, Wheat-Stone bridge एक काइंड ऑफ अरेंजमेंट रहता है जहाँ पर अगर आपकी इनका बाय इनका रेशियो, इनका बाय इनका रेशियो अगर तुम्हारा बराबर होता है, तो जो यहाँ पर ये जो चीज़ है, इनके बीच में इस वाले में करंट फ्लो नहीं करता है, इसमें करंट फ्लो नहीं करता है, तो यहाँ पर आप कर सकते हो करंट जीरो आ रहा है। यही चीज़ करनी है। तो अब करते क्या हो, कुछ नहीं, अब मानोगे क्या, Wheat-Stone bridge हम पढ़ लेते हैं क्या, Wheat-Stone bridge is the arrangement of four resistance used to determine the resistance and one resistor in terms of the other three resistor। एक resistance तीन other resistors के टर्म में निकालते हो, मतलब यही है, बट वो अलग में चीज़ों में, या तुम्हारा यहाँ पर देखोगे क्या नाम है, मीटर ब्रिज में सब में काम आता है। ठीक है, तो तुमको एग्जैक्टली प्रूफ क्या करना है, इसको प्रूफ करना है बैलेंस Wheat-Stone bridge में। तो करेंगे क्या, बेसिक इसी चीज़ अपने को अप्लाई करनी है, किरचॉफ लॉ अप्लाई करना है। किरचॉफ लॉ इस वाले के लिए एंड इस वाले के लिए, लूप के लिए अप्लाई करो। आपको अप्लाई करोगे तो यहाँ से काइंड ऑफ आपको क्या पता चल जाएगा कि जो ये पॉइंट पी एंड डी, पॉइंट बी और डी है, नेट मतलब ये दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं। जब ये दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं तो काइंड ऑफ आप यहाँ से आपको रेशियो मिल जाएगा रेजिस्टेंस का, दैट इज पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस। अगर ये कंडीशन हो, ये इस कंडीशन पे ये तुम्हारा Wheat-Stone bridge पे आएगा और यहाँ पर पोटेंशियल से तुम्हारे सेम होंगे। डायरेक्शन इसका देख लेना, ठीक है ना। इसी पे तुम्हारा आता है मीटर ब्रिज का और अननोन रेजिस्टेंस निकालते हैं। आई डोंट थिंक सो कि आई थिंक ये है क्या इस बार सिलेबस में, मेरे ख्याल से है नहीं, 12वीं में जेई से तो हट गया था, एनसीईआरटी से भी शायद हट गया होगा, पहले के नोट्स में तो शायद नहीं है। आई डोंट थिंक इट्स इन सिलेबस।